हाँ आने वाला है टोर्नेडो। इवन एक अभी तो हम ह्यूमन एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन हम तो पूरी धरती का डिजिटल ट्विन बनाने वाले हैं और बन रहा है और कुछ हद तक बन चुका है। मैं ये बिलीव करता हूँ जब मैं अपने आप को भी देखता हूँ कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कि ये चीज़ें चलनी नहीं चाहिए थी मेरी। फॉर ऑल लॉजिकल रीजन एंड पर्पसेस एक साइंस की कहानी सुनाने वाले का कंटेंट ब्रेन रॉट ऑडियंसेस देख रही है, जिसमें आप बाय द वे मैथमेटिक्स को कहानी बताना चाह रहे हो और स्टूडेंट्स को बोल लो कि यार मैं तुम्हें बताता हूँ मैथमेटिक्स ईजी है, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बता दो, प्रूफ बता दो जिससे ये प्रूफ हो जाए भगवान नहीं। चलो खत्म करते हैं बातों को। उसकी सोल निकाल दी गई है, बस मरा हुआ शव आपके सामने रख दिया, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। वही तो मैं कह रहा हूँ, चेस की गेम चल रही है। हाँ। हमें रूल नहीं पता थे, हमने तो रूल्स तो चेस को भी रूल में बांधा गया ना। चेस बनी रूल से। ठीक है, हाँ, तो चेस भी जो है उसमें से रूल्स हटा दो सारा, तो कोई गेम का मतलब नहीं रहा। कोई मतलब नहीं तो रहा। वो बस लकड़ी के तो मतलब वो रूल्स डिसाइड किए गए और रूल्स लेके आए गए। बिल्कुल। तो दुनिया में बहुत से पैटर्न्स हैं, मैथमेटिक्स पैटर्न को समझाने की और समझने के लिए कोशिश करवाती है, इक्वेशंस आते हैं। शायद इंसानी दिमाग ऐसा है कि उसके पास कुदरती वैसी ताकत नहीं थी कि वो समझ सके कि हाँ सही में हनीकॉम्ब एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप हनी को स्टोर कर सकते हो और स्ट्रक्चर भी मजबूत रहे। लेकिन इंसानों के पास ज़बान थी, दिमाग था, उसने भाषा बनाई, भाषा ने मैथमेटिक्स बनाई। सवाल यहीं अटक जाते कि क्या मैथमेटिक्स भगवान की भाषा है, खुदा की भाषा है या हमारी भाषा है? मेरे हिसाब से मैथमेटिक्स से आप दुनिया को समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पास शायद वो आंखें नहीं है जो दुनिया में पैटर्न देख सके, मगर मैथमेटिक्स आपको वो इंसान बना सकते हैं जो पैटर्न को समझ सकते हैं। तो आज के जो द सूफी शो में गेस्ट आए हैं, एक मैथमेटिशियन रह चुके हैं, IIT रुड़की से उन्होंने मैथमेटिक्स में मास्टर्स करी थी। उसके बाद वो सपना जो बहुत एक ज़माने में मेरा भी था, इसरो में साइंटिस्ट बने थे और सैटेलाइट नेविगेशन में काम किया था। उसके बाद उनको लगा कि मैथमेटिक्स की कहानियाँ सुनानी ज़रूरी हैं, तो वो आ गए न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं, जहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख सकते हो कि दुनिया में पैटर्न है तो आप मैथमेटिक्स समझ सकते हो, और जब मैथमेटिक्स समझोगे तो अब भविष्य में जो पैटर्न होने वाला है उसके लिए आप तैयार हो जाओगे। आप इस सारे बंधनों से टूट जाएंगे, आपकी ये दिमाग खुल जाएगा। तो उस पर वो काम कर रहे हैं। आज की थोड़ी बहुत डिस्कशन मैंने सोचा हुआ है, थोड़े रहेगा कि क्या सही में मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड जो हम बोलते हैं, तो क्या सही में गॉड भी होते हैं? उसके बीच में हम जाएंगे, इसरो के ऊपर बातें करेंगे, थोड़ी इनके विजन के ऊपर बातें करेंगे। क्या सही में अभी भी उम्मीद है कि शायद बच्चे हमारे देश में आज भी पढ़ने में इंटरेस्टेड है या नहीं है? उसका राउंड बातें होगी। बहुत थोड़ा पॉडकास्ट आई गेस 1 घंटे का राउंड रहेगा, तो तैयार करते हैं। मैं आखिर में मनवा दूंगा उनको कि भगवान होते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं, अगर यूनिवर्स में भी हम जितनी भी चीज़ें देखें, या फिर हम जैसे हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर देखते हैं जिसके ऊपर पूरी 19 पेजों का मैथमेटिकल प्रूफ है कि अगर जो मधुमक्खियां हैं वो जब अगर उनको अपने हनी को स्टोर करना है तो वो हेक्सागोनल शेप स्ट्रक्चर को भी सपोर्ट करता है, मैक्सिमम वॉल्यूम भी देता है, एरिया भी देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हर तरफ हमें फिबोनाची सीरीज से हम फ्लावर के डिज़ाइन देख लेते हैं। हम अगर गैलेक्सीज की बात करते हैं उसमें पैटर्न है। यूनिवर्स में हर तरफ कोई ना कोई पैटर्न दिख रहा है, और बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस इंसानों को छोड़ के बाकी स्पीशीज़ में वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको फील है। चिड़ियाओं को नहीं चाहिए GPS सिस्टम टेक्निकली फ़ोन का, उनको उड़ना है, पहुंच जाना है। या फिर मधुमक्खी को किसी ने बोला कि तुम्हें हेक्सागोनल बनाना है, या जितनी भी चीज़ें जो कई जानवर जब पलायन करते हैं तो कर देते हैं, कहाँ किस मौसम में जाना है, क्या नहीं करना है। यूनिवर्स बाय डिफ़ॉल्ट अगर देखे जाए, हम स्टार्स को, सिस्टम्स को देखें, कि हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम में स्पेसिफिकली एंटी क्लॉकवाइज ही हर प्लैनेट मूव कर रहा है। ऐसा कौन सा कह लीजिए सोलर सिस्टम है जहाँ पर क्लॉकवाइज मूव करते हो प्लैनेट, मुझे नहीं पता। कुछ तो पैटर्न बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्स के अंदर है, और शायद मैथमेटिक्स हमारे पास अंदर नहीं थी तो हमने उसको भाषा बनाया, कम्युनिकेशन बनाया, और आज हमारे पास मैथ है। तो आप कैसे देखते हो मैथमेटिक्स को इन टर्म्स ऑफ पैटर्न्स, इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्स? और क्या सही में, एथीस्ट लोगों से सवाल है ये, क्या सही में मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड? यानी कि क्या गॉड की एग्जिस्टेंस को मैथमेटिक्स प्रूव कर सकती है या डिस्प्रूव कर सकती है? इस पे बात थोड़ा करते हैं आज, ठीक है? बताइए सर। तो हनीकॉम्ब का जो आपने बोला है, या चिड़िया या गाय या कोई भी एनिमल्स, ये कैसे कर रहे हैं? नेचर में कोई भी चीज़ जो हो रही है
प्रॉब्लम वहाँ पे है कि सारे रिसोर्सेज जो हैं पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में, वो फाइनाइट है। और नेचर का एक रूल जो हमें डिस्कवर हुआ है कि उसको ऑप्टिमाइज करना है। टाइम हो सकता है, एनर्जी हो सकती है, मतलब हम भी आलसी हैं, तो उसको मिनिमम वे में कम से कम खपत करके काम करना है। पैटर्न उसी से बनते हैं क्योंकि कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे रिसोर्स के ऊपर। पूरी धरती भी, रिसोर्सेज भी पूरे कंस्ट्रेंट है इस धरती के ऊपर भी। हम बोलते हैं कि ये ज़्यादा यूज़ मत करो, कोल ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं हम। तो जितने भी पैटर्न बन रहे हैं, अगर मधुमक्खी हेक्सागोनल बना रही है तो वो उसके लिए वही स्ट्रक्चर सबसे ऑप्टिमम है, उसी में सबसे मैक्सिमम हनी स्टोर कर सकती है, उतनी स्ट्रेंथ के साथ वो चिपका हुआ रह सकता है, जबकि पूरी ग्रेविटी उस पर एक्ट करती रहती है, तभी वो गिरता नहीं है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ वही हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, सिर्फ मधुमक्खी नहीं, अब वहीं से इंस्पायर होके हम ह्यूमंस भी वैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं। हाँ, जैसे सैटेलाइट्स में भी जो हमारा उसका पूरा बॉडी ऑफ द सैटेलाइट है, उसका भी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो अंदर 2 शीट्स के बीच हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बनाया जाता है, क्योंकि कम से कम आप मास यूज़ करके मैक्सिमम स्ट्रेंथ बना सकते हो। क्योंकि स्पेस जो आउटसाइड अर्थ जो जगह है वो बहुत ही क्रूअल है, वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। वहाँ पे आप मेटल भी भेजोगे तो वो भी सर्वाइव करना मुश्किल है। तो वहाँ पे आप नेचर से इंस्पायर होकर डिज़ाइन कर रहे हो। तो वो डिज़ाइन या पैटर्न क्यों बन रहा है? क्योंकि नेचर को भी पता है कि रिसोर्सेज मेरे फाइनाइट हैं। तो किसने बताया ये तो हमने डिस्कवर किया है। डिस्कवर, वही मैं बोल रहा था, क्योंकि देखो भगवान पे आ गए। जैसे चेस है, हाँ, चेस हमने खुद बनाई, हाँ, रूल्स हमने बनाए, रूल्स भी हमने बनाए, हाँ, पर गेम्स हमने नहीं बनाई ना। गेम्स तो कोई भी हो सकती है, चेस के रूल्स हमने बना दिए, पर गेम्स नहीं हम बना पाते। तो रूल बनाने वाला कोई है? रूल तो हम बनाने वाला है, पर रूल हम बनाते हैं। अब मेरा मतलब है यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे Yes. आपने बोला कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, Yes. और हर नेचर इसी वजह से अपने आप को पैटर्न में लेके आ जाता है। तो मधुमक्खी को किसने बोला ना भाई, भगवान कह लो उसको, कि शायद इसको इसमें पैटर्न जो लेके आना है वो बाय डिफॉल्ट नेचर ने दिया, जिसके रूल सेट किया किसी सुप्रीम पावर ने। ये कह सकता हूँ मैं। अगर मेरे पास एक बॉल है, उसके अंदर मैंने एक गोल चीज को फेंका, तो वो सेटल होगी, क्योंकि वहीं पे वो मिनिमम एनर्जी है उसकी। कम से कम उसको कम से कम एनर्जी यूज करके अपना पोटेंशियल नीचे ही रखना है। तो उसमें रूल तो कोई नहीं है, वो तो फॉलो कर रहा है कि मेरे को कम खपत करनी है, मेरे को ज़्यादा खपत नहीं करनी है। तो इसमें तो पैटर्न आ गया फिर अपने आप आ गया। Yes. मतलब इसमें कोई क्रिएटर की जरूरत नहीं पड़ी इसमें, मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर यूनिवर्स में सो कॉल्ड, जैसे आपने बोला, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो क्या सब चीज के अंदर पैटर्न है? क्योंकि मैथमेटिकली हम देखा जाए, साइंटिफिक टर्म्स में, कई चीजों के पास पैटर्न नहीं, क्योंकि अगर पैटर्न होता तो उसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस होती, और कई चीजें हम देखते हैं। ऐसी पैटर्न ना होने वाली चीज, 3 बॉडी प्रॉब्लम पे अगर हम बात करें, ठीक है, 3 बॉडी प्रॉब्लम के आज तक हमारे पास मैथमेटिकल कोई फ्रेमवर्क नहीं है कि हम समझा सके कि बॉडी कैसे मूव करने वाली। नहीं, ये नहीं है कि हम समझा नहीं पाते, मतलब सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं हम उसको। हम उसके कुछ स्पेशल केसेस तो आज भी सॉल्व कर रहे हैं। आज भी अभी इवन हमारा एक बहुत ही बढ़िया मिशन गया था इसरो की तरफ से भी, और इवन जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो भी जो होस्ट किया गया है, आदित्य L1 मिशन था। ये लैग्रांज पॉइंट्स है, ये हमने सॉल्व करी है। सन, अर्थ और मून 3 बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व, कुछ हद तक तो हमने सॉल्व करके उसको हम एक्सप्लॉइट भी करते हैं कि हमारे पास 5 लैग्रांजियन पॉइंट्स हैं। अगर उन जगहों पे, उस स्पेस की उस जगह पे हम अपना सैटेलाइट होस्ट करेंगे या कोई भी टेक्नोलॉजी होस्ट करेंगे, तो हमें फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस हो रही हैं। तो सॉल्व तो हम वो भी कर पा रहे हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं है ना हमारे पास। हाँ, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारी ओपन प्रॉब्लम्स हैं। ऐसे तो पानी का गिलास लेके अभी मैं फेंक दूं, तो उसको मैं सिमुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जनरलाइज्ड नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन अभी भी मेरे पास सोल्यूशन नहीं है। तो वो ओपन प्रॉब्लम्स हैं। ओपन प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी क्रिएटर को बना लें जो उसको एक्सप्लेन कर दे। उसका मतलब ये है कि अभी हमें और अभी लैंग्वेज को और अच्छा करना है, अभी लैंग्वेज को और रिफाइन करना है, तब हम इसका भी आंसर ढूंढ लेंगे। तो मतलब मैथमेटिक्स हमारे पास अभी समझ नहीं है कि जैसे एग्जांपल हो 3 बॉडी प्रॉब्लम को हम अभी नहीं दे पा रहे इक्वेशन का फॉर्म, लेकिन फ्यूचर में इसमें जरूर पैटर्न होगा, और हम नहीं ढूंढ पा रहे, ऐसा आप कह रहे हैं? इक्वेशन का फॉर्म तो है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया, फ्लूइड का एग्जांपल दिया कि इक्वेशंस हैं, पर हम हर जनरलाइज्ड केस के लिए बात नहीं कर पा रहे कि हाँ, जैसे कि अगर सिंपल सी बात करूँ मैं कि लीनियर इक्वेशन की बात करूँ, तो वो हम 6th स्टैंडर्ड के बच्चे को भी पता है कि इसका क्या सोल्यूशन है।
पर जैसे ही आप फिनोमिना कॉम्प्लेक्स करते हो, जितना आप रियलिटी के पास जाते हो, रियल चीज़ों को एक्सप्लेन करने जाते हो, तो वहाँ पे हमारी इक्वेशंस तो हैं, पर क्या वो हर सिनेरियो में सॉल्व्ड हैं, हर सिनेरियो में आंसर कर सकते हैं, वो हमारे पास नहीं। तो ये भी कह सकता हूँ ना कि बहुत सारी इक्वेशंस नहीं है हमारे पास, और हाँ, कह सकते हैं। शायद ऐसा भी हो कि इक्वेशन ना हो, शायद ऐसा हो यूनिवर्स में पैटर्न हर तरफ ना हो। अगर आप बोल रहे हो कि मैथमेटिक्स जो है पैटर्न देख, दुनिया में पैटर्न्स है, Yes. पैटर्न्स को नाम देती है मैथमेटिक्स, मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि दुनिया में कई चीजें ऐसी है जिसके अंदर पैटर्न नहीं है, ये मानते हैं आप? ये मानना मुश्किल है कि पैटर्न तो हर जगह है, क्योंकि मैंने जो स्टार्ट बोला आपको कि रिसोर्स फाइनाइट है, तो फाइनाइट रिसोर्स को जब हमें यूज़ करना है तो हमें किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। आप खुद सोचिए, अगर रिसोर्स इन्फिनाइट हो जाए, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप शॉर्टेस्ट पाथ ही क्यों लोगे? पाइथागोरस बता के गया शॉर्टेस्ट पाथ लो, आप क्यों लोगे? आप लोगे मैं कितना भी लंबा रास्ता लूँ, मैं कितना भी फ्यूल खपत कर लूँ, तो आप क्यों लोगे वो रास्ता? क्योंकि आपके पास फ्यूल शॉर्ट है, फ्यूल का शॉर्टेज है, इस वजह से आप लेते हो। इसरो जैसी जगह से, जी, पहले आप प्लीज मुझे बताइए कि इसरो में आप क्या काम कर रहे हैं? इसरो जैसी जगह से आपने सोचा कि आपको कुछ चेंज लाना है, आप आते हैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, और मैथमेटिक्स के अराउंड आप एक ऐसा करिकुलम में बात करते हैं जिसमें आपने थिएटर के अंदर इन्वॉल्व है, जिसमें कहानियाँ इन्वॉल्व है, जिससे बच्चे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को तो मैथमेटिक्स से डर के भागेंगे नहीं, और मैथमेटिक्स आगे चल के CS और AI की भाषा होने वाली है, जिसपे ये कोर्स भी बेस हो गया है, CS एंड AI पे जो इसका बैचलर चल रहा है। क्योंकि आगे चल के हमको, अब तक तो उम्मीद है कि हमको जॉब मिल जाएगी सिंपल करिकुलम से, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, लेकिन जो AI वर्ल्ड आ रहा है, जो कि लोग शायद अभी नहीं देख पा रहे, फिल्म मेकिंग में AI दुनिया खाने वाला है, फिल्म मेकिंग में सब खा जाएगा। समुराय करके एक स्टार्टअप है वो, हाँ, वो कह रहे हैं हम बूढ़ा नहीं होने देंगे किसी भी बॉलीवुड एक्टर को। क्या बात है यार। हाँ बिल्कुल, तो वो बना रहे हैं उसको, वो कह रहे हैं हम छोड़ दे भाई एक्टिंग ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, वो बना रहे हैं वो। तो इस चीज में आप इसरो से एक उम्मीद में आते हैं जिसके पीछे कोई तो लगा होगा, तो मैं उस बात में मानता हूँ, लेकिन आप बताइए ये जगह से आपने ट्रांजिशन यहाँ पर क्यों करा? ठीक है, तो मैं इसको बहुत शॉर्ट वे और इसरो में काम यार बताओ प्लीज यार, बहुत बड़ा ड्रीम था मैं जाने का इसरो। ठीक है, तो मैं वहाँ पे काम करता था नेविगेशन में। तो जैसे हमारा गूगल मैप जिससे चलता है, वो GPS सिस्टम है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, तो वो US का सिस्टम है। तो उसकी छोटी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ, बहुत वेल नोन हिस्ट्री है कि कारगिल वॉर के दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प मांगी GPS सिस्टम को यूज़ करने की, तो वो हेल्प नहीं दी गई, तो तब ये डिसाइड किया गया कि हम अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे। तो वो सिस्टम बनाया गया, वो उसको हम मोदी जी ने नाम दिया है नाविक, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। अच्छा, तो उसी टीम में मैं काम करता था, मैंने 8 साल वहाँ पे काम किया है। तो ये चालू कब हुआ था प्रोजेक्ट? ये 2010 के आसपास स्टार्ट हुआ है था। ये नेवी के ऊपर? हाँ, नाविक। अच्छा। तो ये ऑपरेशनल है सिस्टम, 7 सैटेलाइट्स हमारी 36,000 किलोमीटर पे होस्टेड हैं। तो रीजनल सिस्टम है, फोकस इंडिया के ऊपर और नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर हम उस सिस्टम को यूज़ करके नेविगेट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल मैप्स को यूज़ करके करते हैं। तो वो उस टीम में मैं काम किया हूँ 8 साल तक, और उस वहाँ जाके जब मैं एंटर हुआ, मुझे भी, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग जो मेरी डिग्री थी IIT रुड़की में, वो एक मैथमेटिक्स की डिग्री थी, वहाँ पे तो जितना अब्स्ट्रैक्ट थ्योरीज और ये सब पढ़ के गए, और जॉब वहाँ किया, तो मतलब वहाँ गए तो पहले तो ये भी क्वेश्चन था कि मैं ये सब थ्योरीज और फॉर्मूले यहाँ किस तरह से लगाऊंगा, किस तरह से काम करूँगा। वहाँ जाके जब काम करना स्टार्ट किया तो फिर देखा कि और कन्विंस हुआ, और मेरे को वैलिडेशन मिला कि हर काम में, हर टेक्नोलॉजी में मैथ ही है बिहाइंड द सीन। हम बात कर रहे हैं इवन मेरा, और उसमें मैं छोटा सा पहले एक एग्जांपल ये भी दूंगा कि मेरा जो कॉलेज के दौरान मैंने प्रोजेक्ट, मेरा सबसे पहला प्रोजेक्ट IIT रुड़की में आप, हाँ, वहाँ सबसे पहला प्रोजेक्ट यही था कि आप मेरे को सुन पा रहे हो, तो मेरी ये हम दोनों के बीच हवा का मीडियम है, तो वो प्रेशर का जो वेव है वो कान के पर्दे पे हिट कर रहा है, वहाँ से वो जो वाइब्रेशन है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपके ब्रेन में जा रहा है, और वहाँ से आप मेरे को इंटरप्रेट करके अभी आप बात कर पा रहे हो, और आप कह रहे हो खुदा नहीं। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा पहला ही प्रोजेक्ट ये था कि मुझे समझना है कि ये हो कैसे रहा है, इसकी क्या मैथ लैंग्वेज है, या क्या मॉडलिंग, जिसको मॉडलिंग बोलते हैं, क्या इक्वेशंस हैं जो ये एक्सप्लेन करती है। तो अब देखो, आपने भी सवाल उठाया, आपने स्पिरिचुअलिटी के थ्रू उसको आंसर ढूंढा, मैंने हमेशा साइंस के थ्रू ही कोशिश करी। इन सब सवाल हम दोनों के सेम हो सकते हैं, पर मेरे जवाब और मेरे रास्ते उधर से निकले।
मैंने पहला लाइफ का रिसर्च प्रोजेक्ट उसी पे किया कि मुझे बस इतना समझना है कि ये हो कैसे रहा है, और ये हमारे हर सेंस के साथ हो रहा है, देखने के साथ, टच के साथ हो रहा है, तो ब्रेन में इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कैसे हो रही है। तो इसका बहुत लोगों ने, कंप्यूटेशनल न्यूरो साइंटिस्ट जो हैं न्यूरो साइंस में बहुत डीप वर्क कर रखा है, और मेरे को बहुत मज़ा आया जानने में। फिर उसके ही अगले सेमेस्टर मैंने कि ज़ीब्रा के ऊपर पैटर्न कैसे बनते हैं, हाँ, ये सब मैंने काम किया। कि को तो मैथमेटिक्स एलन ट्यूरिंग जो थे, उनका एलन ट्यूरिंग वैसे फेमस है मूवी इमिटेशन गेम की वजह से, पर उन्होंने एनिग्मा मशीन को ब्रेक किया। पर उनका एक काम ये भी है, उनका पेपर है केमिकल बेसिस ऑफ मॉर्फोजेनेसिस, वो ये बताता है कि नेचर में शेप्स कैसे बनती हैं। मतलब उन्होंने ये तक एक्सप्लेन कर दिया कि एक फीटस जो है, जो एम्ब्रियो होता है वो तो स्फेरिकल होता है ना, उससे हम ये हाथ का शेप कैसे बन गया, ये तक उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो उससे तो मेरा डीप बिलीफ ये बनता गया कि नेचर की हर चीज़ मैथमेटिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। वहाँ पे यही सब काम किया कि सैटेलाइट्स भेजते हैं, लॉन्च के बाद जब वो उनका जो ट्रेजेक्ट्री है, उनका जो ऑर्बिट है, उसके लिए क्या करना है, मेरे को दिन रात उसी के मैथ को समझना है, उसको कैसे कोड करना है, उसको उसका कंट्रोल, वो सारी चीज़ें, उसका एनालिसिस, वही सब काम करना है। तो यही मेरी जर्नी रही वहाँ से। पर एक चीज़ कांस्टेंट रही, मेरे सीखना, मैथ को सीखना, और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ दिखी कि ये तो नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने हमेशा यही पाया अपने एक्सपीरियंस से कि मैं शायद इसकी कहानी नहीं जान रहा हूँ, मैं बहुत ही निचोड़ पढ़ रहा हूँ शायद मैं किसी का, तो मुझे इसकी कहानी जाननी पड़ेगी। तो वो मेरे को टेक्निक समझ आ गई कि मेरे को अब ये तरीका पता चल गया है। फिर लगा कि यहाँ पे रह के इसरो में रह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लगा कि और बड़ी चैलेंजिंग प्रॉब्लम ये है कि ये जो सोचने का तरीका है, अभी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं वो इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम है कि कोई जा रहा है क्लास में तो वो इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहा है, और इंफॉर्मेशन तो आज हमारे हाथ में है, मॉडर्नाइज्ड है बहुत, चैट जीपीटी आ गया है, बहुत चीज़ें हैं। अरे बहुत। पर एजुकेशन का हमेशा फंक्शन ये रहा है कि सोचने के तरीके को मैं कैसे ट्रांसफ़र कर सकूँ। अगर मैं ऐसे सोचता हूँ, मैंने किसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को ऐसे तोड़ के समझा है, तो क्या मैं वो चीज़ दे सकता हूँ। अगर आप समझिए कि न्यूरॉन फायर हो रहे हैं और उसके ऊपर एक अब्स्ट्रैक्ट थॉट बन गया, अब ये मेरे को अपनी रियल फिजिकल वर्ल्ड में उसको लाना है। लोग यूजुअली शब्दों में बांधते हैं उसको, या उसको लिखने में बांधते हैं, या उसकी और चीज़ें करते हैं, पर आप जैसे ही आप लेके आते हो कहीं ना कहीं लॉस होता है, कहीं ना कहीं जिस तरह न्यूटन ने सोचा हुआ शायद उस तरह से दोबारा, उस तरीके से, उस ओरिजिनल थॉट से तो शायद ही किसी ने दोबारा सोचा हो, जिस तरह से आइंस्टाइन ने सोचा है शायद ही सोचा हो। लोग उस काम को लेके आगे जरूर बढ़े हैं, पर टीचिंग का, पढ़ाने का काम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपको वो अब्स्ट्रैक्ट थॉट को फिजिकल वर्ल्ड में लेके फिर उसी के दिमाग में, इतने हजारों स्टूडेंट के दिमाग में सेम अब्स्ट्रैक्ट थॉट, कोशिश यही रहेगी कि वही तरह के न्यूरॉन फायर हों उसके दिमाग में। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क। और अगर मैं बेटर स्टूडेंट्स बनाता हूँ, बेटर एजुकेशन क्रिएट करता हूँ, तो बाकी काम जो मैं पहले कर रहा था शायद वो मेरे से भी बेटर कर पाए। ये मेरा विचार है। तो इसलिए मैंने ये इसरो आपने छोड़ा। जैसा आप बोलो कि एक लिमिटेशन की वजह से चीज़ें एग्जिस्टेंस में सोकॉल्ड आ रही है, तो अगर बहुत ऊपर सवाल ले जाते हैं कि यार ऐसे ज़रूरत ही क्या थी, चलो ठीक है किसी भी चीज़ की होने की, यूनिवर्स हम बोलते हैं बिग बैंग के बाद बन गया, ज़रूरत ही क्या थी बन जाए, लिमिटेड रिसोर्सेज है, कुछ भी नहीं था, सिंगुलैरिटी कहते हैं शायद मैथमेटिक्स, तो फिर कुछ इसका मतलब कोई एग्जिस्टेंस में लाने के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज जो हमको अभी दिख रहे हैं वो बाद में क्रिएट किए गए हो किसी क्रिएटर के जरिए, तभी रीजन की वजह से एग्जिस्टेंस है ना। क्रिएटर हमेशा जरूरत तभी पड़ती जब हमारी लिमिट ऑफ एक्सप्लेनेशन हिट हो जाती है, तब हम क्रिएटर को ले आते हैं। अच्छा, ये हमेशा से होता आया है। पुरानी सिविलाइजेशंस में जब उनको नहीं पता था कि बारिश क्यों होगी, तो उन्होंने किसी गॉडली फिगर को क्रिएट कर लिया कि इनके कारण बारिश हुई है। पर आज वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स हैं हमारे पास, वेदर प्रेडिक्ट करते हैं, टॉर्नेडोज प्रेडिक्ट करते हैं, तो आज हम बेटर सिचुएशन में हैं। आज हमारी इक्वेशंस हमें बता पा रही हैं कि हाँ आने वाला है टॉर्नेडो। इवन एक अभी तो हम ह्यूमन, एज अ ह्यूमन सिविलाइजेशन, हम तो पूरी धरती का डिजिटल ट्विन बनाने वाले हैं, और बन रहा है, और कुछ हद तक बन चुका है। ये नहीं पता मुझे, क्या था डिजिटल ट्विन? ऐसा है कि
कंप्यूटर के अंदर ही हमने एक अर्थ का मॉडल बना लिया और उसके ऊपर सब चीज़ें डाली कि विंड कैसे चल रही है, बादल कैसे बनेंगे, पूरा डिजिटल ट्विन बनाया है। तो हम उसको अगर हम वो बना पाते हैं तो हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी तो क्या है, प्रेडिक्शंस जैसे हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रिडिक्ट करता है, उसका काम है कि वेदर को प्रिडिक्ट करो। अगर आप डिजिटल ट्विन बनाते हो तो आप हर चीज़, रेनफॉल, विंड कैसे चलेगी, टॉर्नेडोज आएंगे नहीं आएंगे, साइक्लोन्स बनेंगे नहीं बनेंगे, आप हर चीज़ एक ही जगह बना पा रहे हो। यार ऐसा डराओ मत यार, मैट्रिक्स मूवी सही हो जाएगी तो लग रहा होगा ये सब कुछ मैट्रिक्स में चल रहा है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं देखो मेरा आप जो मेन ये मुद्दा ये है कि आप बीइंग अ मैथमेटिशियन IIT रुड़की से आप पढ़े, इसरो में आपने इतना माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम किया, इतनी चीज़ें करी, खैर उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे। लेकिन आप इतने श्योर कैसे हो जा रहे हो कि यार कोई है ही नहीं, कोई क्रिएटर नहीं हो सकता? मैं आपको एक मैथमेटिशियन का नाम देता हूँ, मुझे उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं तो खैर उस पर बहुत रील बनाया हूँ, हमारे अंकित साहब और व्योम साहब का ये रामानुजन, श्रीनिवास रामानुजन साहब जो थे, उनके ड्रीम्स को किस वे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो अगर वहां पर कोई डिवाइन पावर इंटरवीन नहीं कर रही? देखिए, अगर किसी ने पूरी जिंदगी दे दी है किसी काम के लिए, मैं इसी सवाल को मैं ऐसे भी ले सकता हूँ कि एक क्लासिकल म्यूजिक सीखा किसी ने, उसने पूरा क्राफ्ट सीखा अपना, हर सारी सरगमें सीखी, राग सीखी, बंदिशें सीखी, सब कुछ सीख लिया। अब हम रामानुजन की एग्जाम्पल को बहुत रोमांटिसाइज करते हैं, पर वहाँ पे आर्ट्स फॉर्म में, म्यूजिक में, पेंटिंग में, सपनों में ही कॉम्पोजिशन बनाते हैं बहुत सारे लोग। हाँ, तो कैसे बनाते हैं? तो वो तो क्राफ्ट इतना सीख लिया है कि अब आर्ट पैदा करने लग गए हैं। तो आपका मतलब है सपने जो हैं वो बाय डिफॉल्ट हमारी ट्रेनिंग से हमें आ रहे हैं। हमारे पास आज तक वैसे मुझे जितना लगता है साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सपनों का। हाँ, ये बोल सकते हैं डिजायर्स होते हैं, फिर कोई वर्ड आएगा सबकॉन्शियस माइंड। मैं शो करता हूँ इल्यूजन, उसमें भी मैंने इसी पॉइंट को लेकर बोला था, क्या किसी इंसान का जादू खराब कर देते हैं हम लोग ये बोल के कि यार सब कुछ हमें पता है। आप बोल रहे हो कि रामानुजन साहब बाय डिफॉल्ट जादू खत्म नहीं हो रहा है। जादू कहाँ खत्म हो रहा है? मैं तो उतना ही जितना आप ऑ में या मिस्ट्री में हो, मैं खुद उतनी ही मिस्ट्री में हूँ, मैं भी उतना ही मिस्टीरियस। लेकिन आप डिवाइन इंटरवेंशन नहीं मान रहे ना? एग्जैक्टली, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है। वो बहुत ब्यूटीफुल है कि कोई रामानुजम जैसा मैथमेटिशियन कह रहा है कि मेरे को सपने में आ गया ये चीज़, पर उनका उसके पीछे का जो पूरा, मेरा कहना है, जब ये बोल देते हैं कि सपने में उनको गॉडेस ने बताया, मुझे लगता है वो उनकी ह्यूमिलिटी है ये बोल देना। पर जब वो खुद बोल रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, उनकी ही ह्यूमिलिटी है। पर इससे बहुत सारी लार्ज पॉपुलेशन शायद ये मानेगी कि डिवाइन कुछ होगा तभी हम उतना कर पाएंगे। अच्छा, मुझे लगता है कि उससे वो एस्पिरेशन खत्म हो जाएगी हमारी। ओके, मैं क्यों ना चाहूँ कि ठीक है, मैं क्यों ना वहाँ तक पहुँच पाऊँ, या मेरे साथ काम करने वाले लोग या जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्यों ना पहुँच पाए। क्योंकि जब हम उसमें डिवाइन इंटरवेंशन ले आते हैं तो वो एक्सीडेंट बन जाता है कि पता नहीं किसके साथ वो डिवाइन एक्सीडेंट होगा, तभी वो रामानुजम हो सकता है। क्या आज हमारा देश उस एक्सीडेंट का वेट कर रहा है, या हम उसको खुद बना सकते हैं? तो ये मेरा, तो ये इस तरीके से आप न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स को बच्चों को ये समझाते हुए कि मैथमेटिक्स समझने के लिए आपको ऐसा कोई डिवाइन समथिंग चीज की जरूरत नहीं, आप कर सकते हैं। यस। लेकिन यार सारी बातें मुझे जैसे ये है ना, मुझे हमेशा एक ही चीज, एक सपना मुझे रामानुजन साहब का बहुत सताता है। जब मैं पढ़ता हूँ 1920 में जो उनको आया था मॉक थीटा फंक्शन का, यस यस, और 2002 में उसने ब्लैक होल की एंट्रोपी को उसने सॉल्व किया था, मतलब कैसे वो किया था। ये कैसे हो सकता है? अगर आप ये भी मतलब कुछ तो डिवाइन मान लो यार। देखो, मैं आपको रहते हैं हम रामानुजम के केस पे ही हैं, पर आपको मैं और केसेस भी बताता हूँ। इवन लर्निंग भी एक तरह का आर्ट है, सीखना भी एक आर्ट है। तो लर्निंग, लोग हाउ टू लर्न भी बहुत आजकल बात करते हैं लोग। तो एक प्रोफेसर बारबरा ओकले हैं जिन्होंने बुक लिखी है और कोर्स है उनका, लर्निंग हाउ टू लर्न। तो उसमें उन्होंने बहुत, उनकी पहले ही लेक्चर में वो बताती हैं कि इन्वेंटर्स क्या क्या टेक्निक्स लगाते हैं कि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो आपकी एक न्यूरल वायरिंग है। आपने सारा क्राफ्ट सीखा, जैसे कि म्यूजिशियन की बात कर लो, पेंटर की बात, उसको सारे रंगों का पता है, धुनों का पता है, वो उसका क्राफ्ट पार्ट है। इन्वेंशंस, कॉम्पोजिशन बनाना, नई पेंटिंग बनाना, नया मैथ करना, ये सब आपका आर्ट पार्ट में आ जाता है कि आर्टिस्ट तभी कहलाता है बंदा। तो उसके लिए क्या है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हो तो आपकी न्यूरॉन फायरिंग जो है वो वही जो आपने ट्रेनिंग करी उसी को फायर करता है।
ये उसको बहुत प्यार से उन्होंने समझाया। पिंक बॉल एक गेम होता था, पिंक बॉल ऐसे नीचे से 2 बॉल्स को रैंडमली शॉट करता है, तो वो कहता है कि वो एक ही पाथ फॉलो कर रहा है क्योंकि आपने ट्रेनिंग करी है। पर ये पाया गया है, इवन एडिसन उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा है और बहुत सारे इन्वेंटर्स ने लिखा है। मैं थोड़ा नाराज हूँ एडिसन से कि टेस्ला के हाँ, वजह से। नाराज हो सकते हो, टेस्ला फैन हो गया डेफिनेटली, बट उन्होंने लिखा है कि उनको जो आइडिया आया कि क्या करना है, वो यूजली जब उन्होंने काम करना बंद किया, जब वो सैर कर रहे थे या सो रहे थे या नैप ले रहे थे, उनको तभी वो आइडिया आया। तो उसको एक्सप्लेन करते हैं जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, कॉग्निशन में जो काम करते हैं, वो लोग एक्सप्लेन करते हैं कि उस टाइम पे उन्होंने जब फोकस स्टडी करी तो वो जो ट्रेंड न्यूरल पाथवे थे उसी में जा रहा था। पर जब उन्होंने टेक बैक किया कि ठीक है अब मैं कहीं टहल के आता हूँ या थोड़ा नैप ले लेता हूँ, तब माइंड ने और डायरेक्शंस को एक्सप्लोर किया। तब वो जब नए न्यूरल कनेक्शन बने तो वो उनको पैटर्न दिख गया। और मे बी रामानुजम वॉज डीपली रिलीजियस, तो उन्होंने सारा का सारा क्रेडिट एक गॉडेस को दे दिया। पर मुझे तो लगता है वो तो उनका बहुत हार्ड वर्क था कि जो उन्होंने, उनका माइंड बहुत सारे पैटर्न्स बना पा रहा था। तो मैं तो इस चीज़ में एक्सप्लेन करने में बिलीव रखता हूँ कि शायद माइंड को ही हमें उतना ट्रेन करना है। तो आपको लगता है कि दुनिया में सब चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती है? मेरा मानना है। लेकिन यार अब देखो, ये हमने इस पे हम कितनी बातें कर लें। Yes. मैं जिनसे थिएटर सीखता था बीच में, पीयूष मिश्रा साहब, उनकी भी एक बात, उनके मुंह से भी यही बात आई है। उन्होंने बोला था कि यार मुझे पता नहीं मैं म्यूजिक कैसे लिख देता हूँ या मैं म्यूजिक कैसे कंपोज करता हूँ। बिल्कुल। तो कई चीज तो आती है बर्थ के साथ। ये मानना, ये समझ लेना कि यार हम हर इंसान को सेम लेवल पे ला सकते हैं। जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम भी जो रह चुका है, हमने हमेशा से क्या किया हुआ है, हमने एक ऐसा पैटर्न बनाया जहाँ पे सारे बच्चों को एक ही दिशा में डाल दिया गया था, एक ही वे से ट्रेनिंग की जा रही थी, जो कि पॉसिबल नहीं है। सब अलग अलग रूप में आ रहे हैं। तो यही मैं बोल रहा हूँ, इसमें शायद बीच में इंटरवेंशन डिवाइन होता है अलग अलग केसेस के लिए। अगर नहीं होता है तो सब सेम हो जाते हैं। तो हमारा पहले एजुकेशन सिस्टम सही था। ये नई चीज़ जो आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए, उसमें क्या ज़रूरत है ना हमें, कि अगर हर चीज़ को सिखाई जा सकती है, यानी सब सेम लेवल पे आ सकते हैं, तो फिर आप एक नया क्या कर रहे हैं? क्राफ्ट सिखाया जा सकता है। मैं वही कह रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो अगर मैं आपको आर्ट की एग्जांपल लूँ, मैं आर्ट की एग्जांपल बहुत लूँगा क्योंकि मैं आर्ट को बहुत पसंद करता हूँ, म्यूज़िक को, पेंटिंग्स को, आर्किटेक्चर बहुत पसंद करता हूँ। तो क्राफ्ट ही सिखाया जा सकता है और आर्ट की प्रैक्टिस सामने करके दिखाई जा सकती है। फिर दूसरे ह्यूमंस उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर वो भी, उनकी भी एक जर्नी बनती है, वो आर्टिस्ट बन जाते हैं। यही होता है, यही करते आए हम ह्यूमंस। और जो आपने बोला बाय बर्थ, जैसे वो म्यूज़िक लिख देते हैं, और ऐसे बहुत सारे, इवन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये म्यूज़िकली, ये स्टूडेंट या ये बच्चा म्यूज़िकली गिफ्टेड है, या ये पहले से ही छोटा सा था, 3 साल का, तब से नाच रहा है, तब से बहुत अच्छा डांस कर रहा है। ये सब कहाँ से आ रहा है? अब इसके पीछे भी मेरे पास एक्सप्लेनेशन है, एक एक्सप्लेनेशन है, सारे एक्सप्लेनेशन है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो ऐसे हुआ है कि जो एवोल्यूशन हुआ है, अब मैं एवोल्यूशन के अंदर नहीं जाना चाहता, मैं आपको उसका एक एस्पेक्ट बताता हूँ कि जैसे जो बर्ड्स हैं वो अपने नेस्ट बनाते हैं। आप कोई भी नेस्ट, घोंसला निकाल के देखो, कितनी बढ़िया निटिंग पैटर्न्स कर रखे हैं उन्होंने। ऐसे हर एनिमल के अंदर कुछ ना कुछ, जैसे कि बर्थ पे, जैसे अगर एक एलिफेंट स्पीसीज में आगे बर्थ होता है या हॉर्स में बर्थ होता है, तो जब तक वो खड़ा नहीं हो जाता है तब तक जो मादा है या मदर है वो शांत नहीं होती है। जबकि एक ह्यूमन जो चाइल्ड है, उसका तो खड़े होने का बहुत बड़ा इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट है, वो तो बहुत देर बाद सीखता है। अब आप कंपेयर करो, ये भी डेस्मंड मॉरिस की किताब है, उसमें लिखा है उन्होंने, वो जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट है, उन्होंने उस पर्सपेक्टिव से ह्यूमन को देखा है, द नेकेड एप करके उनकी बुक है। तो उसमें वो ये बताते हैं कि ऐसा है कि कहीं ना कहीं अगर आप उन सब स्पीसीज को स्टडी करो तो क्या करना है, अगर बर्ड्स को पता है मुझे घोंसला बनाना है, वो निटिंग पैटर्न कितना कॉम्प्लेक्स है, वो पूरी इंफॉर्मेशन अगली जनरेशन में रिप्रोडक्शन के दौरान वो कॉपी करके दी जा रही है उनको, कि हर नई जनरेशन को पता है कि हमें घोंसला कैसे बनाना है। पर जितना, जैसे रामानुजम ने पढ़ाई करी, उन्होंने मैथ्स में पैटर्न्स हंट करे, या कोई भी ह्यूमन जो भी करता है, वो अपने ऑफस्प्रिंग को ट्रांसमिट नहीं कर पाता ऐसे, वो वर्बल थ्रू लैंग्वेज ही कर पाता है।
बर्थ से नहीं उसको मिला है, ये हम मानते हैं। अब ये सारी स्पीसीज में डिट्टो कॉपी हो रहा है, अब देखो पूरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न कॉपी हो जा रहा है कि हर नई बर्ड को पता है, हर स्पीसीज को पता है कि हमें क्या करना है। कंगारू का एग्जांपल लो, वो क्लाइंब करके पॉकेट में जाता है, पैदा होते ही क्लाइंब करके जाता है कि मुझे वहां पॉकेट में जाना है क्योंकि मेरा नेक यही पहला काम है। एक ह्यूमन चाइल्ड ये नहीं कर पाता है। और मैं कह रहा हूँ तो इसको बोलते हैं ये ट्रेड ऑफ किया है हमने, हमारा ब्रेन साइज। तो उसमें क्या है ना, अगर आपको फिक्स्ड पैटर्न है कि मेरे को घोंसला ही बनाना है, तो वो फिक्स्ड पैटर्न है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो पास हो जाती है, तो ब्रेन साइज वो छोटा है सारे स्पीसीज का। अभी जो हमारा ब्रेन का भार, ब्रेन का जो वेट है वर्सेस जो हमारा टोटल है, रेशियो में हम सबसे ऊपर है, ह्यूमंस में सबसे ऊपर है। तो वो क्यों है? क्योंकि ये हमने पहले, अगर आप देखो, पहले जो बोलते हैं लोग कि बंदर थे, एप्स बने, फिर हमें बंदर से आदमी बना है, तो अगर आप वो देखो उनमें भी ब्रेन साइज छोटा है। हमने ट्रेड ऑफ किया है ये ऐसे। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री को देखो तो एक ट्रेड ऑफ आया है जहाँ पे शिफ्ट हुआ है कि हमने कहा कि हमें ब्रेन साइज बढ़ा दे दो, हम पैटर्न्स खुद बना लेंगे। किससे ट्रेड ऑफ किया हमने? हमने ट्रेड ऑफ किया है कि पुरानी जो इन्फॉर्मेशन कॉपी हो रही सब स्पीसीज में, हम नहीं करेंगे कॉपी। हम इन्फॉर्मेशन खुद से ढूंढेंगे, खुद से बनाएंगे और हम खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हमें घोंसला बनाने का, घर बनाने का फिक्स मत दो। अब मेरा वहाँ पे मानना है, जैसे कुछ लोग ह्यूमंस जो कह रहे हैं कि मैं म्यूजिक कहाँ से लिखता हूँ या पैदाइशी मुझे ये सब चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगता है कहीं कहीं पे वो एक्सीडेंट अभी भी हो रहा है कि कुछ कुछ कॉपी हो जा रहा है, ऑफ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग चला जा रहा है। तो इसलिए वो हो रहा है। यार एक शेर बहुत अच्छा है जो जिसको मैं बिलीव करता हूँ, जिसमें वो है कि समंदरों में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। अच्छा। तो इस चीज में अगर आप जैसे ट्रेड ऑफ इन सब की बातें कर रहे हैं, तो यार एक चीजें लिमिटेशन के साथ हमें दी गई। जैसे आपका, मैं जब आपके बारे में पढ़ा था, जो आप अभी काम कर रहे हैं बाय द वे न्यूटन स्कूल में, जो आप मैथमेटिक्स के लिए काम कर रहे हैं, मैं खुद बिलीव करता था कि मैथमेटिक्स में बहुत पैटर्न है, ठीक है, और शायद सही से सिखाया नहीं जाता। मैं 4th ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंचा, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैं कहा भैया मैथ छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इतना मैथ पे आपका जो फोकस है, या फिर जब आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं मैथमेटिक्स पे, आपका क्या अलग तरीका है जो आपको यकीन दिलाता है कि मैथमेटिक्स का पैटर्न सब बच्चे देख सकते हैं? ये बता दीजिए मुझे, कैसे हो सकता है? क्योंकि भैया मैंने तो अपने जीवन काल में मैथमेटिक्स जितना पढ़ी किताब से, आर डी शर्मा थोड़ी थोड़ी पढ़ता था, उसके बाद जितना ट्राई करा अपने आप से पढ़ा। बहुत अफसोस है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। हाँ। और बहुत सारे लोग के साथ हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं उसका शिकार नहीं हुआ या मैं भी उसी सिस्टम से निकला हूँ। पर मैथ्स को लोग, जो मेरे को लगता है जो हमने एक्सपीरियंस किया, आपने एक्सपीरियंस करा, वो एक डेड मैथ्स है, उसकी सोल निकाल दी गई है, बस मरा हुआ शव आपके सामने रख दिया, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता। वो प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पे। चेंज मेरा बिलीफ कहाँ से आता है? ह्यूमंस को जोड़ता कौन है? स्टोरीज जोड़ती, कहानियाँ जोड़ती, थिएटर कहानियाँ जोड़ती है। मैं मानता हूँ कहानियाँ जोड़ती है। मेरा मानना है, बहुत डीप बिलीफ है और मैं वही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, करता ही रहूँगा। मुझे कहानियाँ बतानी है कि न्यूटन का लॉ मुझे F=ma नहीं बताना है। मुझे न्यूटन की शायद वो पूरा माहौल ही क्रिएट कर देना है कि न्यूटन ने सोचा कैसे, कहाँ पे अटका था वो, कितने साल अटका रहा वो, क्यों अटका रहा, कैसे फिगर आउट किया, और उनके जाने के बाद भी अभी उन्हीं की लिखी चीज़ों में और कितनी कहानियाँ हैं। तो मुझे हर चीज़ में कहानी दिखती है। बेसिकली क्यूरियोसिटी जनरेट करने का। जो शायद जब मेरा भाई, अगर आपने कंटेंट देखा था जो आपने बात करने का, मैं जैसे सुना कि इसरो साइंटिस्ट और मुझे तो बात करनी है और मौका मिल गया, मैं आ गया। ठीक। तो मेरा ये कि मैंने भी कई लोग मुझसे जब जैसे आप लोग पूछते हैं, डीएम्स आते हैं हमें, मुझे व्योम को बहुत डीएम्स आते हैं, हमें ये पढ़ा दो बढ़ा दो। मैं कहता मेरा बिलीव पढ़ाने पे नहीं है, हमारा काम था क्यूरियोसिटी लेके आने का। कि मैं बिलीव करता हूँ अगर मैंने क्यूरियोसिटी सही डाल दी तो अपने आप पढ़ लोगे। मैं टीचर जितना बोझ नहीं उठा सकता। टीचर बनना अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। मैं अच्छा खासा एक्टर हूँ, ठीक ठाक थोड़े बहुत पैसे कमा के लोगों में अच्छा काम करके जाना चाहता हूँ। ये जिम्मेदारी आप जो उठा रहे हैं, जो कहानियां आप भी कह रहे हैं, बीइंग टीचर, ये आपको लगता है कि आपकी ये कहानियां एक नया पैटर्न, नई तरीके जो बच्चों को मैथमेटिक्स जो मर गई थी उसको जिंदा कर देगी? ऐसा कुछ आपके साथ जब आप पढ़ाए, आपने जब जो भी आप जैसे आपका करिकुलम कैसा है बच्चों के लिए? बाय द वे मैथमेटिक्स कह रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक मूवी आती है हमारे पास, अ ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नैश को हम देखते हैं, और मैं बहुत फैंटेसाइज करता था ऐसी मूवीज को कि यार बंदा खड़ा है
रूम में खड़ा है उसको पैटर्न दिख रहे हैं, बाय डिफॉल्ट दिख रहे हैं, तो मैं भी यकीन करता था कुछ तो मिलता है। और मैं खैर अभी भी मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि कोई है, हाँ, लेकिन सब चीज़ का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ये भी मानता हूँ। तो आप कैसे वो जॉन नैश बना सकते हो लोगों में? मेरे को लगता है, मेरा मानना है कि जैसे आप एक्टर हो, प्रोफेशनल एक्टर हो, टीचर भी एक परफॉर्मेंस ही है, परफॉर्मिंग आर्ट्स है। मेरे को वहाँ पे एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। मैं वहाँ पे सिलेबस कवर करने नहीं जाना चाहता। वहाँ पे सिलेबस कवरेज मेरा कभी भी शायद गोल ही नहीं होगा। मेरा वहाँ पे गोल ये होगा कि मुझे कोई आइडिया जो आज से किसी ने 400 साल पहले सोचा, 200 साल पहले सोचा, इवन 2000 साल पहले सोचा। इवन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी रिसेंटली हम एक कोर्स पढ़ा रहे थे, उसमें कोर्स बहुत बोरिंग होने की कगार पे है कि प्रूफ करना है। मैथमेटिशियंस बहुत फेमस हैं कि हर चीज़ प्रूफ करनी है, प्रूफ ही सीखना पड़ेगा तुम्हें। तो उसमें कहानी कैसे ला सकते हैं? ये अच्छा। सवाल पूछा कि इस धरती पे पहला प्रूफ किसने किया, और उसने क्या प्रूफ किया और क्यों ही करना पड़ा। ये जब सवाल मैं पैदा कर सकता हूँ क्लास में, तो इसमें जो शायद सिंबल से डरता है, शायद वो डेफिनेशन से डरता है, जैसे आपने बोला कि आपने फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देख के हाथ जोड़ दिए। हाँ, मैं बहुत टाइम आ रहा है यार। पर अगर मैं आपको वही फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन या उस फॉर्मूले के राउंड की पूरी मैं कहानी, सच्ची कहानी बताऊं, झूठी नहीं, सच्ची कहानी बताऊं, तो शायद आप कहानी से तो जुड़ ही जाओगे। आप कहोगे कि भाई कहानी तो अच्छी है। तो जैसे मैं प्रूफ के बारे में, तो पहला प्रूफ स्टेटमेंट बहुत सिंपल है। स्टेटमेंट है कि कोई भी अगर सर्कल है, सर्कुलर शेप या सर्कल है, उसका जो डायमीटर है उसको आधे में बांटता है। ये बात तो अगर किसी को सर्कल पता है, डायमीटर पता है, तो वो तो कहेगा यार ये तो ऑब्वियस बात नहीं है, इसमें प्रूफ करने लायक क्या है। पर इसका एक आर्ग्यूमेंटेटिव प्रूफ लिखा गया कि ये कैसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शंस, जो हम बहुत स्टैंडर्ड तरीके बोले जाते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीके हैं, ट्रेडिशनल जो हमारे सिस्टम्स बने हैं, उसमें हमारा फोकस एग्ज़ाम पास करने पे, मार्क्स ऑप्टिमाइज करने पे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं जाके कुछ ग्रैब करना है। हम जर्नी नहीं कर रहे हैं, हम कहीं टारगेट अचीव करने पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि क्यूरियोसिटी, आपने बहुत बार ये बोला क्यूरियोसिटी, पर क्यूरियोसिटी के साथ साथ डिस्कम्फर्ट भी आता है। अरे बहुत डिस्कम्फर्ट में नहीं जाना चाहता कोई। मैथमेटिक्स की सबसे ब्यूटीफुल चीज़ ये है, इटर्नल ट्रूथ है ये, कि ये आप पूरी ब्रह्मांड को तबाह कर दो, विनाश कर दो और फिर से बनाओ, मैथ्स फिर से वही बनेगा, सेम ही बनेगा, फिर से रूट टू इरेशनल प्रूव होगा। और आप कितनी बार करते हैं, और फिर से हर कोई बोलेगा कोई है क्रिएटर। हाँ, वो तो हमेशा ही रहेगा। तो फिर ये भी, इस आर्गुमेंट से क्या मैं ये भी मान लूँ कि ये इटर्नल ट्रूथ है? इस आर्गुमेंट से क्या वो सेम है क्रिएटर को बोलेंगे तो ये नहीं होगा। नहीं, क्रिएटर तो सब लोग सेम बोलते हैं। मजहबों की किताबें भले ही अलग अलग बातें कर जाती हों, लेकिन मर्म सबका एक आ जाता है, चाहे वो अनल हक बोल दो या एक ओंकार बोल दो या तत्वमसी बोल दो। सारे मजहब, सारे जितने भी हम मजहब देखते हैं दुनिया में, वो सब एक पॉइंट पे आके कि एक तो क्रिएटर है। वो तो खैर पॉलिटिक्स है, डिवीजन है, अलग बात है, लेकिन इटर्नल ट्रुथ तो मजहबी चीज़ों का और बाय डिफॉल्ट फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू का भी यही है कि एक है। फिलोसोफर्स, मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट सब लगे पड़े हैं दुनिया समझने के लिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ें, जैसा आपने बोला मैथमेटिकल इटर्नल ट्रूथ है, सिंगुलैरिटी पे क्यों टूट जाती है मैथ? नहीं टूटती नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे अभी हम। ये इतना ही डिफरेंस है। सिंगुलैरिटी बाय मैथमेटिकल फ्रेमवर्क में सिंगुलैरिटी का मतलब ही नहीं है। फिर मैथमेटिकल फ्रेमवर्क क्या है सिंगुलैरिटी का, इसको बता। मैंने अभी बिल्कुल मैं वही अपनी ही चीज़ों पे बता रहा हूँ आपको कि गेम है, चेस जैसा गेम है, रूल सेट कर दिए हैं, पर गेम हम कंट्रोल नहीं कर पाते। इसीलिए तो मज़ा है आज भी चेस की गेम में। इतनी पॉसिबल गेम्स है, कोई सारी याद नहीं कर सकता, इसलिए 2 प्लेयर्स भिड़ते हैं और हम उनको देखते हैं एक दूसरे के साथ compete करते हुए, क्योंकि गेम के आउटकम हम कंट्रोल नहीं कर सकते। रूल्स कंट्रोल कर सकते हैं और रूल्स ही समझ सकते हैं। अरे वाह, रूल समझ सकते हैं, और मैथ्स का काम उन रूल्स को समझना है। कोई अगर आइजक न्यूटन की एग्जांपल है तो वो मास्टर ऑफ नेचुरल फिलॉसफी जिसको बोला जाता था, फिजिक्स और मैथ थे, तब उनको नाइटहुड मिला। पर जो बिजनेस क्लास थी, जो कोर्ट को सपोर्ट करती है या सब, उनको भी अपनी आने वाली पीढ़ियों को बनाना है मास्टर। तो कैसे बनाया जाए? तो एक तो
तरीका है कि एक आर्टिस्ट का क्या जर्नी होता है, एक स्ट्रगलिंग जर्नी होता है। हमसे वही पूछो बोला यार। कि हाँ, क्यूरियोसिटी, डिस्कम्फर्ट, ये सब आपको फेस करना पड़ेगा। और यहाँ क्या करो, बहुत इंटेलिजेंट वे में एक करिकुलम डिजाइन कर दो। अच्छा। कि करिकुलम बन गया है, पहली कक्षा, 12वीं कक्षा, बैचलर, मास्टर, मास्टर से पास आउट करो तो आपको मास्टर का टैग मिल जाएगा, एक पर्चा मिल जाएगा जिसपे मास्टर्स लिखा है। उसके बाद फिर आप एक्सपर्टीज ढूंढने जाते हो। उसके बाद आप कहते हो कि अब मैं एक्सपर्ट बनूंगा, जबकि पहले जो सही ऑर्डर था वो ये था कि पहले मास्टर बनो, फिर आपको मास्टर कहेंगे। अरे वाह। तो ये डिज़ाइन क्यों करा गया? डिज़ाइन क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कैपिटलिज्म आया, हमें ऑप्टिमाइज करना है, हमें लेबर चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, हर तरीके, हर वर्ग के लोग चाहिए, तो हमने बनाया ये सिस्टम। तो उसीलिए वो चीज़ें हो रही हैं। हम उसमें आगे चेंज ये करना चाहते हैं कि क्यों ना हम भी वो चीज़ें, पहले हम आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो आर्ट फॉर्म, अगर हम, एक बहुत प्यारा ऐसे है, पॉल लॉकहार्ट, मैथमेटिशियन है, वो ऐसे की स्टार्टिंग में वो 2 पन्ने ये लिखते हैं कि एक म्यूजिशियन है और उसको एक बुरा भयानक सपना आ रहा है। और सपना क्या है कि म्यूज़िक एजुकेशन मैंडेटरी है, म्यूज़िक एजुकेशन कैलीग्राफी बन गया है कि नोटेशंस याद करो, वो लिखना है, टेस्ट हो रहे हैं, बच्चों पे प्रेशर बन गया है, और म्यूज़िक किसी को सुनाया नहीं जा रहा है, म्यूज़िक पढ़ाया जा रहा है। और कह रहे हैं कॉम्पोजिशन तो पीएचडी लेवल के बाद होगी, ये उनका सपना है। और फिर वो उठते हैं सपने से, फिर उनको लगता है नहीं, मैं रियल वर्ल्ड में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पर आप इस पूरी मेरी आर्गुमेंट में म्यूज़िक की जगह मैथ डाल दो और आपको हर आर्गुमेंट सही लगेगा, वही सच्चाई लगेगा कि मैथ एजुकेशन कंपलसरी है, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता, इंजीनियरिंग इसके बिना कर नहीं सकते। पर मैथ प्रैक्टिस कब होगा? पहले आप पीएचडी करके देखो, फिर हम आपको बिलीव करेंगे, फिर आप कर पाओ। तो लेकिन करिकुलम तो एनएसटी में भी चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है। तो फिर अगर करिकुलम इतना खराब है, हमारे कंस्ट्रेंट में रहते हुए, अभी हम कंस्ट्रेंट्स नहीं तोड़ सकते। हम आके ये नहीं कह सकते कि हम सोसाइटी से अलग जाके, हम दूर जाके कई नया एक पैराडाइज बना रहे हैं। हम हमेशा, इनोवेशन का मज़ा भी उसी में है कि हम कंस्ट्रेंट्स में रह के ही कर पाएँ चीज़ें। हम ये कर रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी में ही रहेंगे, हम हर कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करेंगे, हर रेगुलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पर हम ये नहीं कहेंगे कि इंजीनियरिंग तो आप पहले इंजीनियरिंग डिग्री लो और फिर जाके इंजीनियरिंग करो। हम कहेंगे इंजीनियरिंग आप पहले दिन से करो हमारे साथ, आप पहले दिन से इनोवेटर की तरह सोचो, एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, कुछ बिल्ड करो। बिल्ड करोगे तो ज़्यादा समझोगे। हम ये नहीं कहते कि पहले पढ़ो और फिर बिल्ड करना बाद में जाके। ये हमने इस चीज़ को चेंज करने का। जैसे आपका जो पूरा ये, आप एक तो नाम बहुत अच्छा लगता है स्कूल का, न्यूटन नाम क्यों रखा गया ये भी बताना, अगर किसी को वो होगा तो। और दूसरा कि यहाँ के बच्चों ने ये सब जो आप मैथमेटिक्स में चेंज लेके आ रहे हो, CSAI के लेके आ रहे हो, तो उससे कोई टेक्निकल टर्म्स में, दुनिया के टर्म्स में कोई रिजल्ट हमारे पास है कि मान लीजिए इंटरनेशनल कोडिंग का कंपटीशन होगा, कुछ भी हो गया, तो उसमें क्या क्या है, यहाँ से क्या डेवलपमेंट होगा बच्चों के अंदर? ये सब बच्चों के अंदर जो आप आउटकम की बात कर रहे हो, तो जो अभी तक हमने इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है उसके आउटकम्स ये रहे हैं कि हमारा एक इनिशिएटिव है, गो फॉर गोल्ड। जो इनिशिएटिव सिर्फ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए है। और उसमें से 7 टीम सेलेक्ट हुई हैं एशिया वेस्ट में, और जो हमारी टीम है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, उसका 31st रैंक आया है। और ये अचीवमेंट मतलब बहुत बड़ा है कि अभी हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है और हमने ICPC में एशिया वेस्ट में 31st रैंक अचीव किया है। उसके अलावा गूगल समर ऑफ कोड GSOC टोटल अभी तक हमारे 13 स्टूडेंट्स ने क्रैक किया है। मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में था, गूगल समर ऑफ कोड क्रैक करना एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, और बहुत रेयरली न्यूज़ मिलती है कि हाँ किसी एक बैच में एक स्टूडेंट का हुआ है। तो वी हैव बीन एबल टू अचीव दैट विद 13 स्टूडेंट्स विद आर न्यू करिकुलम एंड द डिज़ाइन ऑफ लेक्चर्स एंड जो भी हम कर रहे हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स में पैटर्न है और कहानियों के जरिए पैटर्न समझा जा सकता है, जिसको आप यकीन करते हैं। और वो आपने कलाम साहब की जो जैसा आपने बताया कि स्टोरी, और ये इतनी जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं कि आप टीचर को, क्योंकि टीचिंग में आप अभी भी उम्मीद देख रहे हैं हमारे देश में लोग पढ़ेंगे, लगता है मैथमेटिक्स को इस तरह से। बिल्कुल पढ़ रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि हम ही रीच आउट नहीं कर रहे हैं, लोग बहुत हैं, शायद उनको एवेन्यूज नहीं मिल रहे थे।
शायद हम किसी को एवेन्यू क्रिएट करना चाहिए था। हम भी अपना करिकुलम, हम भी अपनी लेक्चर की डिज़ाइन, जो शीट्स, हम सब चीज़ें बनाते हैं, हम कोशिश हमारी वही है कि वो एक आर्ट से कम ना लगे। तो ये चीज़ आपका किन के लिए है? जो आपने मैथमेटिक्स का इतना प्रोग्राम चल रहा है, ये एनएसटी चल रहा है, ये किन के लिए है? देखिए, टू बी फ्रैंक, अगर हम कहने को जाएं तो कभी भी चाहे बहुत मेहनत कर ले, लेकिन एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं IITs NITs जैसे, जिनके पास गवर्नमेंट फंड होता है, जिसके पास अपनी लेगेसी है, वो उसको हम कभी अभी तो कोई बीट नहीं कर सकता है, तो हम मानते हैं। लेकिन ये फिर किन के लिए है? एनएसटी किन के लिए, ये कोर्स किन के लिए? ये कंपटीशन है ही नहीं। हाँ। हम बीट नहीं करने आए हैं किसी को। हम ये कह ही नहीं रहे कि हम उनसे बेटर करेंगे या उनसे कम करेंगे। हम किसी से compete नहीं कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं। हम कोलैबोरेशन चाहते हैं। जैसे मैंने जितनी एग्जांपल दी, आपको हिस्ट्री की एग्जांपल्स दी, कलाम सर की एग्जांपल दी, जब सब लोग साथ में आएंगे तभी ये कल्चर चेंज होगा, तभी ये बिल्ड होगा। अब ये क्या है कि हमारे देश में, जो मैंने पहले भी बोला कि हमारी इंडस्ट्रियल डिमांड से, हमारी जो IT की लेबर मार्केट जो चल रही है, उसमें जो डिमांड है, उसमें जो मार्केट इकोनॉमिक्स है, उसकी वजह से कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो बहुत रेयर हैं, और वो आप एक एग्ज़ाम पास करेंगे तो उसके बाद ही आप उसमें जा सकते हो। तो वो जो पीप होल सोसाइटी में बना है कि उस पीप होल के थ्रू ही पास करोगे तो ही वैलिडेशन होगा। तो हम तो कह रहे हैं, हम एक और रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास भी, हम भी कर सकते हैं। आप आइए, हमारे साथ जुड़िए, हम आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ऐसा इकोसिस्टम बना के देंगे, और ऐसा इकोसिस्टम बना है और उसके रिजल्ट भी दिख रहे हैं, आउटकम भी दिख रहे हैं। और हम ये नहीं कह रहे बेटर है या हम अभी पीछे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम भी एजुकेशन में आके चेंजेस ला रहे हैं, रिफॉर्म ला रहे हैं। तो बेटर और वर्स की, आपको लग रहा है अभी हमारे इंडियन स्टूडेंट्स और इंडियन लोग अभी भी ऐसे हैं? हाँ? एक ज़माना था, हमारा आर्यभट्ट साहब थे, जब दुनिया के सामने जब टैबू था यह बोलना कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ। लोग यकीन नहीं कर सकते थे कि हमने, अगर आपने पढ़ी होगी मतलब उसकी कहानी, मतलब आर्यभट्टा की, तो लोग पूरा सिस्टम हिल गया था दुनिया के, यार कि जीरो क्या हो सकता है? जीरो मतलब, अगर तुम बोल रहे हो जीरो है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब डेविल है। वो तो बाद में अरब्स में, मतलब एक ज़माना था इराक में, बगदाद में, मतलब गोल्डन एज ऑफ बगदाद की बात है वहाँ पर। तो जब इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँची, तब हमारे पास दुनिया में आज डेसिमल सिस्टम है, जिससे कितनी कैलकुलेशन, सब कुछ ईजी है जी। वो चीज़ें अभी भी यहाँ पर आपके हिसाब से इस समय स्टूडेंट्स में या लोगों में या हम आज के यंगस्टर्स में है क्यूरियोसिटी, जो आप अभी बात कर रहे थे? और मैं वापस अपने सवाल पे वही आऊँगा कि यार मैं समझ नहीं पाता, समझा सकते हैं लोग मुझे कि हाँ मेरे पास सारे रीज़न थे चलने के, लोग जैसा आपने बोला कि लोग देखते हैं ये है वो है, लेकिन अंदर ही अंदर पता है कि यार वो एक रैंडम सिलेक्शन था मेरा, बारिश हो रही थी, कैफ़े में बैठ गया, अंकित आ गया, हमने शूट कर दिया, चल गई वीडियो, पता नहीं कैसे, रैंडम सिलेक्शन। उस पर आप एक्सप्लेन कर सकते हो? इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि यार कोई डिवाइन इंटरवेंशन है हर चीज़। ये तो छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूँ। पहला ये कि क्या अभी भी हमारे देश में आपको लगता है कि यंगस्टर्स जो कि आजकल गाली गलोच, क्लिक बेट, बकवास सी चीज़ें और बकवास कंटेंट क्रिएशन में आप देखते हो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज़ हो जाएंगे, लगता है मुझे, उस वक्त उसमें भी क्या देश में आज भी आर्यभट्ट रामानुजन हैं? क्या आप इसमें बिलीव करते हो? क्या आपका विजन जो आप करते हैं मैथमेटिक्स में, वो इस पे यकीन होकर चल रहा है? ये मेरा पहला सवाल था। दूसरा ये, भैया देखो समझ में आ जा रही है चीज़, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कोई डिवाइन इंटरवेंशन नहीं है। अब आप बोलो आराम से। तो जो पहला सवाल है, हाँ, मेरा बिलीफ है और विजन भी है कि ऐसा होगा, और बिल्कुल आर्यभट्ट रामानुजन जैसे लोग हमारे देश में आ सकते हैं और आएंगे। क्यों आएंगे, कैसे आएंगे? जो आपने एग्जांपल दिया कि ध्यान किस तरफ है, क्लिक बेट्स में और ये सब में, मेरा इंस्पिरेशन जो है ना, बहुत एनिक्डोटल नहीं है मेरा इंस्पिरेशन। मेरा इंस्पिरेशन दो लोगों से नहीं आ सकता। मेरा इंस्पिरेशन इकोसिस्टम से आता है, मेरा इंस्पिरेशन आर्ट फॉर्म से आता है। क्या अगर ऐसा है कि डिग्रेडेशन ऑफ म्यूज़िक भी हो रहा है, आर्ट भी हो रहा है, पेंटिंग्स भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो फिर मुश्किल है। पर ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। अच्छे आर्टिस्ट आज भी आ रहे हैं, और बढ़िया आ रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं, और बढ़िया पेंटिंग्स बन रही हैं, और अच्छा म्यूज़िक बन रहा है, और नई डायमेंशंस एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग। तो मेरा काम बस इतना है कि अगर मैं मैथ्स को या टेक्निकल चीज़ों को समझना या उस चीज़ के
परस्यू करना, अगर मैं उसको आर्ट जैसा बना दूं और उसको करने वाले लोगों को आर्टिस्ट बोला जाए और वो लोगों को आर्टिस्ट जैसी रिस्पेक्ट भी मिले, अगर वो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट, आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलती है, क्यों नहीं मिलती ब्रदर? आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट से हम कैसे बात कर सकते हो यार? आर्टिस्ट का सेलिब्रिटी बन गया ना आप। एक बात समझिए, अगर वैन गो मर गया, उसके बाद वैन गो बना है। अगर मैं रेड कारपेट हटा दूं, हाँ मैं कैमराज हटा दूं, हाँ वहाँ के सारे जो कैमराज और मीडिया हटा दूं, हाँ, तो एक आर्टिस्ट नहीं रहता, एक सेलिब्रिटी गरीब हो नहीं जाता रहता, कुछ नहीं है। तो अगर ये सब परस्यू करने वाले लोग, मैथ को परस्यू करने वाले लोग, साइंस को परस्यू करने वाले लोग, फिजिक्स को परस्यू, मैं तो कह रहा हूँ आपने तो बहुत अच्छा किया। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप कह रहे हो कि मैंने फिजिक्स की बात करी और लोगों ने इतना एक्सेप्ट कर लिया और आप चल गए। तो इसका मतलब ये तो अच्छा न्यूज़ है ना। आपका एग्जिस्टेंस ही आंसर दे रहा है मुझे कि देश चाहता है ये सब करना। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है कि कोई इस बारे में डिस्कस कर रहा है, कोई इसको इस चीज़ को भी देखना चाह रहा है। शायद उन लोगों को कोई मिल ही नहीं रहा था, एवेन्यू ही नहीं मिल रहा था कि कैसे करें। अलग अलग पॉकेट्स में, छोटी छोटी पॉकेट्स में लोग कर रहे होंगे, पर ये जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं या हम जो लोग करना चाह रहे हैं कि हम लार्ज पॉपुलेशन को मास लेवल पे, स्केल पे, हम ये एक कल्चर ही बिल्ड करना चाह रहे हैं कि ये करने पे भी तुम्हें सेम लेवल ऑफ अटेंशन मिल सकता है, सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट मिल सकती है, या एट द एंड ऑफ द डे पैसा मिल सकता है। मतलब आपका ये है कि अगर मैथमेटिक्स को जिस वे में आप कह रहे हैं कि स्टोरीज, जैसे मैं आपके बारे में बहुत पढ़ा कि आप मैथमेटिक्स को स्टोरीज के फॉर्म में लेके आते हैं। मैं बहुत बिलीव करता हूँ स्टोरीज में। मेरा कंटेंट चलने का मतलब ये थी कि स्टोरीज चलती है कि आप बता दो किसी इंसान, जैसे मैं जब एक ज़माने में पढ़ाता था तो मैं डायरेक्टली सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बोलता था। मैं बोलता था देखो ये जादू नहीं करूँगा, पेन गिरता है, चांद नहीं गिर रहा है। तो लोगों को तुरंत जब धकता गया, अरे यार हाँ यार ये तो ग्रेविटी ने पेन पकड़ लिया, चांद नहीं गिर रहा। तो बहुत लोग मुझे बोलते थे यार ग्रेविटेशन फोर्स नहीं होगी, तब समझ में आता है देखो बेटा। तो वहाँ से कहानियाँ लेके आएंगे, इंसान को दिखाओगे उनको रियल केसेस, तो चीज़ें बदल सकती है। वैसे तो जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं कि मून फॉल्स एवरी मूवमेंट ऑन अर्थ। हाँ वो तो है। एक्चुअल में मैं कहूँगा कि चांद हर वक्त गिर रहा है। हाँ, जैसे इश्क में हम गिर जाते हैं, हर वक्त गिर रहा है। और न्यूटन ने ही एक्सप्लेन किया था कि उसने कैलकुलेट करके दिया कि कितना प्रिसीजन था उसका, 1/20th ऑफ अ इंच के अराउंड प्रिसीजन। आज भी आप तो इसरो में साइंटिस्ट रहे हैं, आज भी आप देखते होंगे कि हमें सैटेलाइट्स पहुंचाने के लिए या फिर मिशंस भेजने के लिए अभी भी हम न्यूटन साहब का ही G(m1 m2) / r² इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। बहुत सी बकवास चल रही है इंटरनेट पे आजकल, सब लोग अपना क्रेडिट ले लेते हैं कि हमने बनाया। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ यार, न्यूटन ने दिया ग्रेविटेशन का मतलब ये है कि न्यूटन ने आपको फॉर्मूला दिया। गुरुत्वाकर्षण, ये बोल देना कि गुरुत्वाकर्षण है, चीज़ें गिरती है, कोई बड़ी बात नहीं थी, सब जानते थे ये बात, अच्छी बात थी। लेकिन ये दे देना G(m1 m2) / r², जिससे आप सैटेलाइट्स, इंसान भेज देते इंसान आजकल चांद पर, ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये तो है, लेकिन अभी इसमें यही है कि अगर आप जैसा आप पढ़ाते भी तो आपने मैथमेटिक्स को आपका हिसाब से कहानियाँ बनाई, थिएटर बनाया, आपने लिखा हुआ है यू बिलीव मैथमेटिक्स इज थिएटर सो कॉल्ड, जिस चक्कर में आपको पर्सनली रिजल्ट दिख रहा है। पैसे वाली बात पे भी आऊँगा मैं कि पैसे के वाइज में कैसे जितने स्टूडेंट्स आज आप पढ़ा रहे हैं और उससे कैसे वो आगे चल के कैसा काम कर रहे हैं आगे चल के, इस पे आप बताइए मुझे कि जो मैं आपसे पूछा। कहानियों के थ्रू, हाँ, कहानियों के थ्रू क्या डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स में? जैसे वहीं पे आता हूँ मैं कि हमने बहुत बड़े बड़े हमारे टेक्स्ट भी हैं, एपिक्स हैं, मतलब रामायण है, महाभारत है। वो इतनी बड़ी कहानी क्यों है, इतना बड़ा टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि हमें कुछ टीचिंग्स भी देनी है आने वाली सोसाइटीज़ को। तो उससे बहुत कुछ सीखने को है लोगों को। मैं ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी बोल के मैं लिख के रख सकता हूँ, पर अगर मैं उसके अराउंड एक कहानी बना दूँ तो कैरेक्टर्स के साथ लोग जुड़ जाते हैं, रूट भाई मैं बिलीव करता हूँ महाभारत और रामायण सही में हुआ है। तो आप बोलते रहिए, मैं जेल नहीं जाऊँगा। तो उसके बाद जब वो कैरेक्टर्स पे रूट करते हैं तो उनको वही लेसन बहुत देर तक उनके साथ रहता है और शायद लाइफ लॉन्ग रहता है। बिल्कुल। अगर मैं उस लेसन को एकदम समराइज करके निचोड़ के मैं सामने रख दूं, और वही मैथ्स के साथ हुआ है, कि वही टेक्निकल एजुकेशन के साथ हुआ है कि हमने उनको फॉर्मूलाज में निचोड़ के दे दिया है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो और निकालो। वहाँ पे काम ये है, एक टीचर का काम ये है
कि वो निचोड़ तक पहुँचे कैसे, वो पूरी कहानी बताए। अब जब वो बताएगा तो वो एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है समझनी, पर जब वो कहानियों के थ्रू, परफॉर्मेंसेस के थ्रू जब वो जोड़ेगा चीज़ों को, तो जो माइंड है स्टूडेंट का वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने के लिए केपेबल हो रहा है, अनेबल हो रहा है। और वैल्यू, जो पैसे की बात कर रहे हो आप, जो वैल्यू क्रिएट होती है किसी भी इंसान के अंदर, सिंपल है कि कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ को आप समझ पाते हो। जितना कॉम्प्लेक्स पैटर्न आप समझ पाते हो उतनी आपकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर आप सारे ह्यूमंस को एक साथ रखो और बोलो कि यही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ पाता है, जो हमारे नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं या फील्ड्स मेडल विनर्स हैं, दे आर द वंस जो आई थिंक उतना कॉम्प्लेक्स थॉट कोई नहीं दे पा रहा है। और जितना कॉम्प्लेक्स थॉट आप दे पाते हो उतनी आप वैल्यू रखते हो, उस हिसाब से आपको मार्केट भी वैल्यू करता है। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ऐसा सिस्टम और इकोसिस्टम बना रहे हैं कि ये हम परफॉर्मेंसेस कर पाए, और ये हो रही हैं परफॉर्मेंसेस। और कुछ स्टूडेंट, मैं तो कहूँगा, मेरे को तो लगा था कि शायद कुछ साल लग जाएंगे इस चीज़ में। जब मैं एंटर हुआ था यहाँ पे सिस्टम के अंदर, मुझे लगा था कुछ सालों बाद रिजल्ट दिखने लगेंगे। मुझे नहीं पता था कि इतनी भूख और इतना एपेटाइट लेके आते हैं स्टूडेंट्स, कि वो तो ऑलरेडी आर्टिस्ट बनने के कगार पे आ गए हैं कि हमें तो पता है, हम तो और आगे बढ़ेंगे, और बताओ और आगे बताओ। वो क्राफ्ट को इतनी जल्दी कैच कर गए हैं और इतनी जल्दी आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं कि वो तो शायद मेरे को ही विश्वास नहीं हो रहा कि ये कैसे होगा। तो फिर इस बात को विश्वास करो ना, अगर कॉम्प्लेक्स, आपने बोला कि कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, अगर हम हर चीज़ को समझ सकते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपने बाउल वाला एग्जांपल दिया था पहला, कि बाय डिफ़ॉल्ट उसको बीच में आना है, इसमें कोई क्रिएटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर वो तो पूरी एक्सप्लेन कर पा सकते हैं ना, हम क्यों आया, वहीं पे सेटल क्यों हुआ। मैं शेर भूल गए लगता है आप, समंदरों में हवा चलाता है जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। हमें पता है कि हवा चलने से, जहाज तो इंजन से ही चल रहा है, उसमें प्रोपेलर लगा है, पानी को पीछे फेंक रहा है, वो आगे न्यूटन का ही तीसरा लॉ वहाँ पे काम कर रहा है। और जो पहले जब पहले नहीं थे ये हमारे पास ये इंजन, हम पर्दे लगा के हवा से चलते थे, वहाँ पे भी वही न्यूटन लग रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, लग रहा था। हम वही तो मैं कह रहा हूँ, चेस की गेम चल रही है, हमें रूल नहीं पता थे, हमने तो रूल्स, तो चेस को भी रूल में बांधा गया ना, चेस बनी रूल से है, ठीक है। हाँ, तो चेस भी जो है उसमें से रूल्स हटा दो सारे, तो कोई गेम का मतलब नहीं रहा, कोई मतलब नहीं, तो वो बस लकड़ी के तो मतलब वो रूल्स डिसाइड किए गए और रूल्स लेके आए गए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास जो भी है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, खैर वो तो कंजर्व नहीं है लॉन्ग टर्म में, आपको पता है ये टाइम सिमुलेशन लगता है उसके अंदर, टाइम सिमेट्री लगता है, नहीं, फॉर द टाइम बिंग हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ एक ही कह सकते हैं, एंट्रोपी का लॉ है, सारे लॉज हैं, सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, सटीक वे में ही है, सारी फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस एक सटीक रेशियो में ही आ रखी है, इसलिए एग्जिस्टेंस है। हल्की फुल्की भी एक बहुत अच्छा सीन है, यंग शेल्डन का वेब सीरीज शायद, उसमें लड़का बोलता है बच्चा कि अगर 1% भी मैं ग्रेविटी बढ़ा देता यूनिवर्स की, तो आफ्टर द बिग बैंग बिग क्रंच हो जाता, कम कर देता, स्टार प्लैनेट फॉर्मेशन में नहीं आता। ये रूल्स सेट किए गए थे। तो इतने, आप तो इसरो में काम करके आए यार, आपने देखा कि स्पेस में आप कितनी चीज़ें इस्तेमाल होती है, सारे लॉज लग रहे हैं। ये लॉज अगर हैं तो लॉज का पीछे कोई रचेता कैसे नहीं मानते आप? मैं ये नहीं बोलता कि मैं बीइंग साइंटिफिक बंदा, मैं यकीन रखता हूँ खुदा में, तो आप भी रखिए। मैं बस आपसे इस पॉइंट पे जाना चाह रहा हूँ, बीइंग अ मैथमेटिशियन, जो कहते हैं इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड, आप कैसे बोल सकते हैं? चेस वाले एग्जांपल पे आ जाओ। मैं ये बताता हूँ कि जैसे आपने यंग शेल्डन का रेफरेंस दिया, मैं रेफरेंस दूंगा लेक्चर्स का। IIT मद्रास के प्रोफेसर हैं बालाकृष्णन सर, उनका मैं लेक्चर अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, फंडामेंटल कॉन्स्टेंट्स ऑफ नेचर। तो 3 कॉन्स्टेंट्स जो आपने बताए, ये आपने ग्रेविटी के बारे में बहुत बात करी, कैपिटल G, C स्पीड ऑफ लाइट, और प्लैंक कॉन्स्टेंट h/2 कर लो तो h क्रॉस हो जाएगा। उनकी आप कह रहे हो स्पेसिफिक वैल्यू है, वो ऐसी है तभी क्रिएटर है, नहीं तभी क्रिएशन है। ये वाली क्रिएशन मैं कह रहा हूँ कि वो जो वैल्यूज आई हैं वो क्रिएशन एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, वो ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि अगर ये वैल्यू है तो उस वैल्यू के कारण हमारी रियलिटी कैसी है, उस रियलिटी को एक्सप्लेन कर रही है। वो कह रही है कि अगर प्लैंक कांस्टेंट है तो क्वांटम मैकेनिकल रियलिटी है हमारी, उसमें क्वांटम मैकेनिकल फ्लेवर है। अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो हम कह रहे हैं कि रिलेटिविस्टिक है बातें।
पूरा यूनिवर्स रिलेटिविस्टिक है, उसमें ये फ्लेवर भी है। जो जी है वो स्पेस टाइम के बारे में बात कर रहा है। तो हर कांस्टेंट रियलिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि उससे ये सवाल पैदा नहीं हो सकता कि ये कांस्टेंट ही कहाँ से आए। हर नहीं, मैं ये बोल रहा कांस्टेंट कहाँ से है, मैं बोल रहा हूँ अगर कांस्टेंट है, हाँ। सटीक है, तो लॉज है, रूल्स हैं, चेस की बात है तो रूल्स का क्रिएटर कोई होगा उसमें। मैं ये बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट, हमारी रियलिटी इस फॉर्म में रहेगी। इसमें ना मैं इस सवाल पे मैं रेफरेंस ही देना चाहूँगा। बहुत ही प्यारी एक्सप्लेनेशन है प्रोफेसर रिचर्ड फेनमैन, मैं उनको बहुत ऐसे मानता हूँ। तो उनसे, जैसे आप मेरे से सवाल कर रहे हो, ऐसे तो मैं उनके लेवल पे हुई नहीं, पर उनसे भी सवाल करते करते वो वाई पूछते रहते हैं। उनके एक वीडियो है ऑन वाई, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन पूछता है मैग्नेट कैसे जुड़ते हैं, तो वो एक्सप्लेन करते हैं, तो फिर वो बोल देता है, एंड में लगा देता है वाई। तो वो बोलते हैं कि वाई तो रुकेगा ही नहीं, आप हमेशा बोलते जाओगे। पता है ये कहते भी है कि साइंस हमेशा हाउ का जवाब देता है, वाई का नहीं देता, ऐसा कहते हैं। वाई का कुछ हद तक देता है, फिर हम सर्कुलर होने लग जाते हैं कि ये है, तो ये तो वहीं पे आके रुकेगा कि हम उसका भी जिस दिन जवाब देंगे आप फिर बोल दोगे कि ये तो एक ऐसा मेटा क्वेश्चन है जो हमेशा पैदा किया जा सकता है। कि जब उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी फिर एक मेटा क्वेश्चन आ जाएगा कि ये भी क्रिएटर का हुआ, ये भी क्रिएटर का हुआ, या ये वाई वाली ही सीक्वेंस चल रही है इधर। तो वाई के बेसिस पे आपने अपना करिकुलम बना रखा है, आपने न्यूटन स्कूल में आप मैथमेटिक्स कर रहे हैं, और वाई का मैं जब लगा रहा हूँ नेचर में, तो आप यकीन करने को तैयार नहीं हो रहे। नहीं, आप वाई लगाइए, वाई आपको एक्सप्लेन करके देगा, आपको ट्रेन करके देगा। आपके माइंड को वाई ही ट्रेन करके देगा। ठीक है, मैं बस यहाँ नहीं आपसे सहमत हूँ कि एक क्रिएटर ही उसका आंसर है। अगर ऐसा आंसर है, मुझे ऐसा लगता है कि उससे क्या होता है कि हम आलसी हो जाते हैं। हम कहते हैं कि ये नहीं हो पाया तो क्रिएटर ने यही चाहा होगा। हम बहुत अपनी लिमिटेशंस को एक एज अ लेने लग जाते हैं कि उस वजह से है हमारे साथ, तो मैं तो पूरी कोशिश किया, ये किया, एक्सप्लेन नहीं करना चाहते। तो ये मेरे को एक्सक्यूज ज़्यादा लगता है कंपेयर टू एक डिविनिटी होना या मिस्टीरियस होना। ये तो अगर तुमने अपना सब कुछ करने के बाद, जैसे मैं जब नेचर को देखता हूँ, मैं क्यों बात यकीन करता हूँ कोई खुदा है, ये है, क्योंकि वो उम्मीद देती है कि मेरा मेहनत, मेरा सब कुछ, मेरा ये समझना कि मैथमेटिक्स की कहानियाँ, ये सब कुछ मुझे आगे चल के इसका रिवर्ट दे देगा कोई, शायद ये उम्मीद दे देती है मुझे। अब इसको आलसी, आप इसको आलसी होना कहोगे, मैं इसको उन सारे बच्चों के लिए जो गरीब घर से आते हैं, चीज़ों से आते हैं, उन सब के लिए उम्मीद दे दूंगा कि यार देख भाई, तो अपनी मेहनत कर। उम्मीद है, क्रिएटर की जरूरत नहीं उम्मीद के लिए। उम्मीद तो आप बिना क्रिएटर के भी ले सकते हो। किससे लेंगे? अब वर्ल्ड इज वेरी अनफेयर, आप जानते हो। मैं आपको ये बोल देता हूँ, आप देखिए, चाहे आप कैसे भी करा मैथमेटिक्स के ऊपर कितनी खूबसूरत काम कर रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन दुनिया हमेशा एक टैग पे जाएगी, IIT या NIT। तो ये वर्ल्ड इज अनफेयर। उसमें फेयर ये हो सकता है कि अपना काम करो। अगर आपको सही में कुछ करना है, आपके पास, जैसे मैं मानता हूँ, मैं तो IIT बॉम्बे जब गया था, इतना तगड़ा कंपटीशन है, इतने ज़्यादा क्यूरियस माइंडेड नहीं पहुँच सकते, वहाँ तक नहीं जा सकते। लेकिन अगर उम्मीद है कि अपने पास कुछ जो काम है हम कहीं और से भी करेंगे, या बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करवा रहे हैं, तो वहाँ से उसको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि खुदा है, क्यों मेरी मेहनत देख रहे हैं। तो वर्ल्ड इज अनफेयर है कि नहीं है? वर्ल्ड अनफेयर है, ये मैं मानता हूँ, पर उसको फेयर करने के लिए क्रिएटर नहीं चाहिए ना। कहाँ प्रूव है कि उसको फेयर क्रिएटर कर रहा है? ये मान लेते हैं कि वर्ल्ड आपका अनफेयर है, हमारा वर्ल्ड अनफेयर है, तो उसको मान के लेते हैं। आप मानते हो? अनफेयर तो एक्सपीरियंस है ना। अच्छा, कि मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशंस के नहीं साथ हुआ, तो वो अनफेयर है। किसी के लिए फेयर होगा, मे बी कि किसी का नहीं हुआ IIT, तो उसको अनफेयर लगा कि मेरा नहीं हुआ। पर हम तो कह रहे हैं, उम्मीद तो दे ही रहे हैं, हम नहीं मना कर रहे हैं कि उम्मीद है कि नहीं हुआ तो हमारे पास है। हम यहाँ पे ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं कि लोग आए, वैसा थिंकिंग कल्चर बिल्ड कर रहे हैं, वैसी बातें बिल्ड कर रहे हैं कि कहानियाँ सुनाने वाले और सुनने वाले हैं। आपका जो पॉइंट है कि मेरे को कौन ही सुनेगा और कैसे चल गया आपको भी नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ कि लोग हैं और आपने शायद एक कल्चर बिल्ड करने की कोशिश करी है, और वैसा कल्चर हम बना रहे हैं कि शायद और लोग शायद आपको सुनने वाले यहीं से ही और हों, कि हमें और कहानियाँ चाहिए। तो वो उम्मीद पे ही है ना। हाँ, उम्मीद मेरी मेहनत को, उम्मीद एक बहुत ही ह्यूमन चीज़ है, उसमें क्रिएटर डिविनिटी की जरूरत नहीं है।
बहुत होप तो है, मुझे भी होप है कि हम इतना इनपुट कर रहे हैं, इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, तो बदलेगा चीज़ें, माहौल बदलेगा। होप किससे, किस चीज से? एक्शन से होप है। नहीं वो ठीक है, लेकिन आप एट द एंड यही है ना कि शायद अंत में जाकर पे ऑफ हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो ही उसी जिस चीज को आप शायद मेरे हिसाब से आप ये कह सकता हूँ कि आप उसको एक नाम नहीं अटैच करना चाह रहे होंगे मजहबी किताबों से, दुनिया में जो जंग चलती रहती है मजहब के नाम पे, उसको ऐसे नहीं कर रहे हो। लेकिन कोई सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम पावर इस चीज को तो होगी ना यार। आपकी इतनी मेहनत, किसी और की कितनी मेहनत, उन सबको एक सही दिशा में सही लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई आपकी मेहनत को देख के आपको रिवॉर्ड देगा ना। कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि भाई तदबीर से पहले खुदा पूछे कि बोल तेरी बंदे रजा क्या है। तो ये चीज़ है कि उस पर पहले आया है खुद ही को कर बुलंद इतना। ये नहीं बोला कि भैया भैया ऊपर वाले एक देख मैं बहुत, मैं कह रहा हूँ बुलंद ही करो। हाँ। और खुदा का वेट मत करो कि वो पूछने आएगी रजा क्या है, छोड़ दो। उस रजा का वेट ही मत करो कि कोई पूछने आए। कोई मैथमेटिकल इक्वेशन बता दो, प्रूफ बता दो जिससे ये प्रूफ हो जाए भगवान नहीं। चलो खत्म करते हैं बातों को। इतनी मैथमेटिक्स की आपने बातें करी, इतनी मैथमेटिक्स आप मैथमेटिक्स पहुंचा रहे हो लोगों तक, कहानियां पहुंचा रहे हो, ठीक है। मैं बोलो एक मैथमेटिकल इक्वेशन, एक ऐसा मैथमेटिकल प्रूफ। देखो एक भगवान का सिनोनिम है ट्रूथ। हाँ। सच एक उसका बहुत प्यारा सिनोनिम है। क्योंकि देखो गॉड जो एक वर्ड है ना, मुझे ये लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे एम्बिगुअस वर्ड है। दूसरा है लव, पहला है गॉड। अब उसको समझ, कोई शब्द बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो तो क्या करते हैं हम, डिक्शनरी निकालते हैं या गूगल पे सर्च करते हैं, तो उसी शब्द को एक्सप्लेन करने के आगे और 10 शब्द मिलते हैं कि ये शब्द इन शब्दों जैसा है। तो अगर बेस्ट एक्सप्लेनेशन गॉड की है तो वो ट्रूथ है। तो ट्रूथ के बारे में अगर आपने मैथमेटिकल इक्वेशन मांगी ही है तो मैं उसका जवाब देता हूँ आपको कि कर्ट गोडल ने ये प्रूव कर दिया है कि ट्रूथ की भी हमारी लिमिटेशन है। कि आप किस सच को प्रूव कर सकते हो उसकी भी लिमिटेशन है। कि कितना भी पावरफुल कंसिस्टेंट सिस्टम डिजाइन कर लो आप, एक्सियोमेटिक सिस्टम, उसमें कुछ तो स्टेटमेंट होंगी जो शायद आप प्रूव ही ना कर पाओ। क्या पता जो अभी आपने मेरे को सवाल किया वो स्टेटमेंट वही है जो मैं प्रूव नहीं कर सकता। पर ये बात भी मैंने मैथ से ही प्रूव करी है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। लेकिन यार ठीक है, वो तो कर्ट गोडल आप बीच में तू बीच में माँ की साड़ी घुसेड़ेगा तो इस बात का मैं क्या जवाब दूंगा ऐसी बात है, लेकिन वो तो हो जाएगा। तो इसरो से न्यूटन स्कूल पे आने का सफ़र, आप इसको ये समझते हैं कि आप चीज़ों को जो लैग हमारे पास था, लैग था कि हमारे पास कहानियाँ नहीं थी, ये आप इसको सुधारना चाह रहे हैं। ये जर्नी आप इसरो से यहाँ तक कि आप इसको इस में समझते हैं। बिल्कुल। जैसे मैं ये कहूँगा कि वहाँ पे मैं सैटेलाइट सेंटर में था। मैं सैटेलाइट तो नहीं बनाता था, पर क्योंकि उस सेंटर में था तो मैं ये बोलूँगा वहाँ पे अच्छी सैटेलाइट बनती थी। सैटेलाइट वहाँ पे जैसे चंद्रयान 3 लैंड हुआ, उसके बाद वो लैंडिंग सारे देश को पता है, तो वहाँ बेटर सैटेलाइट बनती थी। मैं यहाँ पे बेटर माइंड बनाना चाहता हूँ और मुझे लगता है बेटर माइंड एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और मैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहता हूँ। तो यार जैसे अभी आप बोलो कि मैथमेटिक्स हर चीज़ में होती है, हर जगह होती है, एक ना बहुत पॉपुलर टर्म है, वर्ड है, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि किसी चीज़ को वर्ड दे देने का मतलब ये नहीं कि हम समझ सकते हैं। वर्ड है कॉन्शियसनेस। मैथमेटिक्स समझा सकती है क्या उसको आपके हिसाब से? उसकी लिमिटेशंस बता सकती है। जैसे क्या कि आप कॉन्शियसनेस को मैथमेटिक्स का रूप दो, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछा ट्रिक क्वेश्चन, बिकॉज अगर हमने कॉन्शियसनेस को इक्वेशन दे दिया तो एआई उसको कोड कर देगा, एआई उसको सिमुलेट कर देगा। हम आज तक कॉन्शियसनेस सिमुलेट इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि हमारे पास उसका पैटर्न नहीं है, हमारे पास उसकी इक्वेशन नहीं है। हाँ भी नहीं है हमारे पास। तो क्या मैथमेटिक्स के पास, अब ध्यान से देखना, अगर मैथमेटिक्स के पास कॉन्शियसनेस की इक्वेशन आ जाएगी, आज मान लीजिए आ गई कभी, ठीक है, कॉन्शियसनेस को सिमुलेट किया जा सकता है, तो आप और मैं सिमुलेट हैं क्या? ये देखो, ये मैं इसका आंसर देता हूँ आपको। और अगर ऐसा है तो भगवान हो सकता है, सिमुलेशन में गया सब कुछ। क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस को इक्वेशन दिया जा सकता है, सिमुलेट किया जा सकता है, तो सिमुलेशन से हम बने हैं। हमारे लिए दुनिया जो कि इतनी रियल है कि क्रिएटर की कॉन्शियसनेस का ही हम प्रोडक्ट। नहीं, क्रिएटर ने कॉन्शियसनेस, अगर आपने यहाँ पे जवाब देना है आपको है कि अगर कॉन्शियसनेस मैथमेटिक्स ला देगी इक्वेशन में, उसको एआई सिमुलेट कर देगा, यानी कि हम खुद सिमुलेशन हैं।
नहीं, ये उसका मीनिंग नहीं है कि मैं सिमुलेशन। सवाल ऐसे बन रहा है, सवाल का मतलब ये है कि सिमुलेशन मतलब ये नहीं बोल रहा मैं अपने आप को सिमुलेशन कंप्यूटर के अंदर नहीं है हम, ये नहीं बोल रहा मैं, लेकिन इससे ये प्रूव हो सकता है कि अगर कॉन्शियसनेस को भी इक्वेशन में लाया जा सकता है तो इसको हम कोड के फॉर्म में डाल सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा क्रिएटर जिसकी अलग कोडिंग लैंग्वेज है, जिसकी अलग दुनिया है, जिसके अलग सीपीयूज हैं, जिसकी अलग मटेरियल है, उनके हम प्रोडक्ट हैं। किसी क्रिएटर ने हमको इक्वेशन में डाला, समझे? ये है क्या मैथमेटिक्स कॉन्शियसनेस को के अंदर पैटर्न ढूंढ सकती है? नहीं देखो, जैसे मैं बोलूँगा हाँ तो फिर मेरे को वो मैथ लिखना पड़ेगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो बिलीफ है वो यही कहता है कि जिस दिन कॉन्शियसनेस भी एक्सप्लेन होगा और उस दिन मैथ से ही एक्सप्लेन होगा, वही हमारे पास बेस्ट फ्रेमवर्क है जो अभी तक नेचर की हर चीज को एक्सप्लेन किया है। लेकिन नहीं कर सकता ना कॉन्शियसनेस। नहीं, ये तो आपका बिलीफ है। सेम अगर कर दिया तो फिर रियलिटी का मीनिंग क्या रह जाएगा? आप किसको रियलिटी बोलोगे? जो रियलिटी, जो कॉन्शियसनेस एक्सप्लेन करेगा वही रियलिटी एक्सप्लेन करेगा। हम कॉन्शियस हैं इसलिए हमारे लिए एक रियलिटी है, और अगर मैं आपकी कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में डाल सकता हूँ, मैं कॉन्शियसनेस को सिमुलेट कर सकता हूँ। क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस के साथ हम हमारी कॉग्निशन और हम अपनी फिलॉसफी को मिक्स कर रहे हैं। हम वहाँ पे फिलॉसफी को मिक्स कर रहे हैं, हम अपने बिलीव्स को मिक्स कर रहे हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए। हम कह रहे हैं कि ठीक है कॉन्शियसनेस अनएक्सप्लेन्ड है, जब भी एक्सप्लेन होगी जो फ्रेमवर्क अभी हमारे पास बेस्ट लैंग्वेज जिसने नेचर के हर फिनोमिना को एक्सप्लेन किया है वो मैथ्स ही है। तो मैथ्स, जैसे कि स्टार्टिंग ही हुआ है कि मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो अगर आप गॉड कहते हो, मानते हो, आपका पूरा आर्ग्यूमेंट ही उस पर है कि क्रिएटर है, वो गॉड है, मैं कह रहा हूँ कि उसकी लैंग्वेज ही तो एक्सप्लेन करेगी। तो वो ये कहाँ डिसप्रूव करेगी कि है या नहीं है? मेरा ये है कि अगर कुछ तो लिमिटेशन, वही आपका गोडेल्स वाली बात आ जाएगी। हाँ, कुछ तो लिमिटेशन है यूनिवर्स में जिसको मैथ नहीं प्रूव कर सकती, क्योंकि अगर सही में कॉन्शियसनेस के लिए इक्वेशन आ गई तो आपकी मेरी रियलिटी का मतलब क्या है? आपकी रियलिटी सस्टेन रहेगी ना फिर जिंदगी भर किसी सिमुलेशन में? नहीं, मीनिंग तो रहेगा ना। देखिए, आप हिस्ट्री बेस्ट हमारा लेसन देती है हमें। हाँ, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। पहले मानते थे कि धरती सेंटर में है, हमारी वही रियलिटी थी। फिर नहीं बोला कि नहीं सन सेंटर में है, फिर हमने रियलिटी अपडेट कर ली। फिर बोला कि नहीं सर परफेक्ट सर्कल्स में चल रहे हैं। फिर टुको ब्राहे और केपलर ने डेटा इकट्ठा करके लॉ दे के ये बताया कि नहीं सर्कल नहीं है, ये एलिप्स में है। फिर एलिप्स में ही क्यों है, ये सवाल पैदा हो गया। फिर न्यूटन ने आके एज सच आके बता दिया कि ये ऐसा क्यों है। तो रियलिटी तो अपडेट होती जाएगी ना। जिस दिन ये होगा तो उस दिन रियलिटी भी अपडेट हो जाएगी हमारी। तो ये क्यों सोच रहे हो कि तो ये कह सकते हैं कि हम रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी कॉन्शियसनेस नहीं है, ये भी इससे बाद में समझ में आएगा। बिल्कुल कर सकते। तो फिर अगर अल्टीमेट, आपका भी एक बिलीव है कि नहीं है, मेरा भी एक बिलीव है कि है। मैं कह रहा हूँ कि बिलीफ प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, मैं बिलीफ प्रूव नहीं करना है मेरे को। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं उस जर्नी पे हूँ। शायद मेरी लाइफ में अगर ये मोमेंट आता है कि समझ आता है किसी ने किया, समझने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा, तो मैं भी वो पढ़ लूँगा, समझ लूँगा। तो पर मैं ये मान के नहीं बैठा हूँ कि कोई है, क्रिएटर है, वो ये उससे ये कॉन्शियसनेस है। मैं कह रहा हूँ पहले भी हिस्ट्री में कुछ सवाल अनआंसर्ड थे, फिर वो आंसर हो गए। अभी कुछ सवाल अनआंसर्ड है, वो भी आंसर हो जाए। अगर आप हर पार्टिकल का जो आप मॉडल मानते हो, मैं कुछ एटम्स का बनाऊं और मेरे साथ अभी आप बात कर रहे हो, ये हवा है, इंटरेक्ट, अगर मैं वो इंटरेक्शन मॉडल कर सकूं तो शायद मैं सब कुछ ही प्रिडिक्ट कर सकूं। शायद मेरी, जो गोडल भी कहता है, जो गोडल ने कहा है, जो वो सब, ये सब क्या चीज़ें, वो मेरी कंप्यूट करने पे भी लिमिट लगाता है कि मैं कितना कंप्यूट कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें कंप्यूट, जैसे वो कहता है प्रूवेबल नहीं है कुछ स्टेटमेंट्स, ऐसे वो ये वही बातें गोडल की ये भी बताती है कि कुछ चीज़ें कंप्यूटेबल ही नहीं है। इसमें भी आपको एक कहानी बता देता हूँ। मैं मैथ्स ही नहीं, मैं प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं कहानी बताता हूँ आपको। कैंटर से ये कहानी स्टार्ट होती है और मैं बहुत ही, मेरे को अच्छी फील आ रही है आपने ये सवाल पूछा। और मैं ये भी बता सकता हूँ, जो मैंने आपसे वो लेक्चर का शीट भी शेयर किया था, उसमें ये कहानी डाली थी हमने कि कैंटर ने स्टार्ट किया इन्फिनिटी को समझना। उससे पहले इन्फिनिटी से लिटरली डरते ही थे लोग। कुछ लोग इन्फिनिटी को डेविल से जोड़ते थे, इन्फिनिटी को मॉन्स्टर समझते थे। There's only one man who know infinity. हाँ, वो बात बिल्कुल है। Yes. तो इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को मैथ के सिस्टम में डालने का जो सबसे पहला काम है वो जॉर्ज कैंटर ने किया।
कैंटर ने बताया कि इन्फिनिटी क्या है और इन्फिनिटी के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, मतलब कि कुछ काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, फिर आप और भी बना सकते हो इन्फिनिटीज के फ्लेवर्स बहुत हैं। वहाँ से ये सवाल स्टार्ट हुआ। फिर ये सवाल स्टार्ट हुआ कि क्या एक तरह की इन्फिनिटी जैसे जो बनाई उन्होंने एक स्टेयर केस बना दी इन्फिनिटी की कि देख मेरे सबसे छोटी पहली सीढ़ी ये है, फिर दूसरी है, फिर सवाल उठे कि उन दो के बीच भी कोई इन्फिनिटी है, तो ऐसे सवाल उठने लगे जिसको कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस बोल देते हैं लोग। वो ओपन प्रॉब्लम बना। अब उसके बाद का आगे फिर वही प्रॉब्लम आगे किसने पकड़ी? वो प्रॉब्लम हिल्बर्ट ने, डेविड हिल्बर्ट, जो मतलब हाईएस्ट इन्फ्लुएंस, जिन्होंने 23 प्रॉब्लम्स दी, वो प्रॉब्लम्स ने भी शेप किया है। डेविड हिल्बर्ट वो हैं जिन्होंने आइंस्टाइन की मैथमेटिक्स की जनरल रिलेटिविटी लेते लेते बच गए थे। यस, मैं वो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस पे मिले और वहाँ पे प्रेजेंट किया उन्होंने। इसीलिए जो अच्छी किताबें हैं वो क्रेडिट पूरा देते हैं, वो एक्शन को आइंस्टाइन हिल्बर्ट एक्शन बोलते हैं, वो कभी भी आइंस्टाइन एक्शन नहीं बोलते हैं। बहुत मजेदार पूरी कहानी है। तो डेविड हिल्बर्ट ने 23 प्रॉब्लम्स पोज करी। उसमें उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स थी कि क्या हम ऐसा कोई मशीन बना सकते हैं, क्या मैं ऐसा कोई एल्गोरिदम बना सकता हूँ जिसके अंदर मैं प्रॉब्लम डालूं या स्टेटमेंट डालूं, ये चेक कर सकूं क्या ये ट्रू है या नहीं है। जो आप कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो वो भी एक ऐसी ही, आप ऐसी ही बात कर रहे हो कि क्या मैं ऐसी एक सिमुलेशन लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा एक मैथ या कोड लिख सकता हूँ। आप हिल्बर्ट जैसी ही बातें कर रहे हो, पर आप कॉन्शियसनेस के लिए बातें कर रहे हो। हिल्बर्ट ट्रूथ की बात कर रहा था पहले। तो हिल्बर्ट की प्रॉब्लम को सॉल्व किसने करा? देखिए कैरेक्टर्स स्टोरी में ऐड होते जा रहे हैं, किसी ने इस पे मूवी बनानी, कैंटर से स्टार्ट हुआ, हिल्बर्ट पे उसको सॉल्व किया एलन ट्यूरिंग ने। उनका पेपर है अनकम्प्यूटेबल नंबर्स इन शाइडिंग्स प्रॉब्लम, ये उनका बहुत फेमस पेपर है। उस पे उन्होंने ये बताया, जो कहानी कैंटर ने स्टार्ट करी, कि क्या कंप्यूट हो सकता है इंटेलिजेंस के ऊपर। जो इंटेलिजेंस पेपर है, कंप्यूटेबिलिटी की भी लिमिट है, जैसे ट्रुथ की लिमिट है ऐसे कंप्यूट करने की भी लिमिट है। मैं कह रहा हूँ अगर आप तो ऐसा बोल रहे हो कि मैं मैथ्स की ही लिमिटेशन तोड़ूं, अगर आप डेथ की बात कर रहे थे तो कौन कहाँ जाएगा, एक्सीडेंट कैसे होगा, जिसको हम एक्सीडेंट बोल देते हैं, मेरे को तो लग रहा है शायद वो कंप्यूटेबिलिटी की लिमिट है। अगर मेरे पास कोई ऐसा जिसको आप सुप्रीम बीइंग बोलते हो, मेरे दिमाग में ये सब थ्योरीज के अकॉर्डिंग वो एक सुप्रीम मशीन है जो कंप्यूटेबिलिटी की लिमिट से भी दूर है। मतलब अगर ऐसी हाइपोथेटिकल मशीन है जो शायद कंप्यूटेबल नहीं है पर उसको भी कंप्यूट कर पा रहे हैं हम, अगर मैं मेरे पे टकराने वाले हर एटम की इंटरेक्शन को मैं कंप्यूट कर पाऊँ तो शायद मैं अपनी हर चीज़ सिमुलेट कर पाऊँ, शायद मैं अपनी पूरी जर्नी ही सिमुलेट कर पाऊँ। तो शायद वो चाह रहे हो आप। तो जो मैथ्स कह रहा हूँ कि मैथ्स आपको हमेशा आपकी बाउंड्रीज भी बताता है। कि सच की क्या बाउंड्री है, ट्रुथ की क्या बाउंड्री है, आपकी कंप्यूटेबिलिटी की, कंप्यूट करने की क्या बाउंड्री है। तो अपने आप ही डेफिनेटली आपकी इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस की भी बाउंड्री वो डिफाइन कर देगा। अरे वाह यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया, बहुत लंबा हो गया है वैसे भी, और बहुत बहुत शुक्रिया इतनी देर तक इतनी कहानियाँ बताने की, बातें करने की, जिससे साबित होता है जो मैं भी चालू किया था जब ये कंटेंट बनाया था हमने, कहानियों में बहुत कुछ छुपा हुआ है और मैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकता था कि मैं टीचर बनूं। मैं एक अलग बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, बहुत पेट संभालने हैं मुझे मेरे घर पे, लेकिन आप ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप कहानी मैथमेटिक्स में कहानी लेके आ रहे हैं और बच्चों तक ले जा रहे हैं अपने विजन के साथ, तो बहुत बहुत बधाई हो उसके लिए। और धन्यवाद। ये चीज़ें बढ़ते रहे, देखते हैं यार एक ज़माना वो भी आए इंडिया में वापस कि कैफ़े में सही में मैथमेटिक्स पे बातें। बिल्कुल, मैं तो अपने जीते जी एक कैफ़े चाहता हूँ। अरे वाह, बहुत और मैं चाहता हूँ मेरा ना हो, वो किसी मेरे स्टूडेंट का ही हो जो ये कल्चर लेके जाएं और वो वहाँ पे बिल्ड करें। थैंक यू। चलो ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी तक आते आते और इसरो से इन्होंने क्या क्या बातें, सारी बातें कन्वर्सेशन हो गई। आखिर में ये मान ही गए, इन्होंने बोला आखिर में आगे कि कंप्यूटेबिलिटी की हो सकता है कुछ, तो आखिर में मना दिया मैंने। चलो ठीक है। वैसे यू बिलीव मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड? ये मैं मानता हूँ। देखो मान गए, गॉड को मान गए। चलो भाई, गॉड को नहीं मानता। चलो भाई ठीक है।